बचपन के कमीने दोस्तों संग 3 महीने की खामोशी के बाद मैंने सोशल मीडिया पर फाइनली अपना स्टेटस ठोक दिया कि भाई की शादी हो गई है पक्की वाली। अब से मैं इस रोल का ऑफिशियल परमिट लेकर बैठा हूं और ये देखते ही मेरे ग्रुप की पब्लिक का जो फ्यूज उड़ा, सब पागलों की तरह मुझे बधाइयां ठोकने लग गए एकदम। सबने बोला कि हमारी बचपन की निब्बा निब्बी वाली आशिकी आखिर स्कूल यूनिफॉर्म से निकलकर एक कड़क वेडिंग ड्रेस तक पहुंची गई है। क्या बात है बॉस। उधर चैट में बवाल मचा हुआ था और इधर मैंने एक कतई जहर दिखने वाली मैच्योर प्रोफेसर को ग्रुप में ऐड कर दिया। ज्यादा गलत मत सोचना, अपना दिमाग दही मत करो, अभी तुम वो असल में मेरी बीवी है। और ये सच देखते ही उस पूरे चहकते हुए ग्रुप की अचानक से सिटी पिटी गुम हो गई बॉस। 3 दिन पहले घर की साफ सफाई करते वक्त मेरे हाथों एक भयंकर लोचा हो गया। मैंने गलती से वो कप तोड़ दिया जो उसके पहले प्यार ने उसे बड़े प्यार से दिया था यार। मैं एक पल के लिए एकदम सुन पड़ गया, लेकिन फिर मैंने उन टूटे हुए चीनी मिट्टी के टुकड़ों की एक फोटो खींची और बिना कुछ सोचे अपनी होने वाली बीवी लुओ यूटिंग को सीधे सेंड कर दिया। भाई। लुओ यूटिंग का रिप्लाई तुरंत आया, बस घर पर ही रुकना। फिर मैंने अपने हाथ पर लगे उस कट को देखा जिससे अभी भी खून निकल रहा था और दर्द हो रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये घाव इतना गहरा होगा। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं उस कांच के कचरे को उठाने की बेवकूफ़ी नहीं करता। 15 मिनट बाद जब लुओ यूटिंग वापस लौटी तो जमीन पर पड़े उन टूटे हुए टुकड़ों को देखते ही उसका चेहरा एकदम गुस्से से लाल हो गया और वहां का माहौल टाइट हो गया। लूजियन, तुमने क्या कबाड़ा कर दिया। लुओ यूटिंग का वो खतरनाक वाला गुस्सा देखकर मेरी आवाज अपने आप ही बहुत ज्यादा धीमी और एकदम शांत सी हो गई थी। सच में मुझे माफ कर दो यार, मेरा हाथ गलती से लग गया था और वो नीचे गिर गया। लुओ यूटिंग की सांसें बहुत तेज हो गई थी और उसका सीना गुस्से से बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। अपना सारा गुस्सा कंट्रोल करते हुए उसने जमीन पर पड़े उन टुकड़ों की तरफ इशारा किया और एकदम ठंडी और खौफनाक आवाज में सीधे मुझे बोला, इसे उठाओ तुरंत। मैं समझ गया था कि उसका दिमाग बुरी तरह सटक गया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपने एक्स के एक मामूली कप के लिए वो इतना बवाल काटेगी आज। मैंने अपनी हथेली खोलकर उसे अपना वो गहरा घाव दिखाया और कहा कि मेरा हाथ कट गया है, इसलिए मैं बस पहले जाकर अपने लिए एक बैंडेज लेकर आता हूं अभी। उस बंदी ने मेरी तरफ एक बार भी पलट कर नहीं देखा और उसकी आवाज में वही पुराना खतरनाक एटीट्यूड था। मैंने बोला, इसे चुपचाप उठाओ। क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई? एकदम डम्ब हो क्या? मैंने लुओ यूटिंग का वो हाथ पकड़ लिया जो नीचे लटका हुआ था और प्यार से कहा, मुझे माफ कर दो यार, मैं तुम्हारे लिए एक नया कप खरीद लाऊंगा, ठीक है ना? अब लुओ यूटिंग ने झटके से मेरा हाथ झटक दिया और बोली, लूसियन, तुम आमतौर पर इतने लापरवाह तो नहीं रहते हो, क्या तुमने ये सब जानबूझकर किया है? ये सुनकर मुझे बहुत दर्द हुआ अंदर। मेरे अंदर भावनाओं का एक बड़ा तूफान सा उमड़ पड़ा। मैंने उससे कहा, यह सिर्फ एक मामूली सा कप ही तो है, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। क्या सच में इस बात पर मुझ पर इतना ज्यादा भड़कना जरूरी है? मेरी ये बातें सुनकर लुओ यूटिंग अपने दिल में उबलते हुए उस भयानक गुस्से को बिल्कुल भी नहीं रोक पाई। एक कप, तुम ये बात इतनी आसानी से कैसे कह सकते हो? क्या तुम्हें पता भी है कि ये कप क्या है? और वो अपनी बात को बीच में ही रोक दी। उसने कहा, चुपचाप इसे उठाओ और गोंद से वापस जोड़ दो। जब उसने ये बात बोली तो मुझे लगा जैसे मेरे जिस्म का सारा खून जम गया है। मेरा तो फ्यूज ही उड़ गया कि मैं अपनी ही होने वाली बीवी के सामने उसके उस पुराने नल्ले एक्स की दिए हुए एक सस्ते से कप जितना भी जरूरी नहीं था। मैं बस चुपचाप उसकी तरफ देखता रहा और पूछा, सिर्फ इसलिए कि ये तुम्हारे एक्स का गिफ्ट है क्या? यही बात है, हम दोनों अब बहुत ही जल्द शादी के बंधन में बंधने वाले हैं यार। क्या तुम उसकी दी हुई चीजों को जिंदगी भर अपने पास रखकर निहारने का प्लान बना रही हो? सच तो ये है, मैंने सिर्फ कप नहीं तोड़ा, मैंने तुम्हारे और उसके बीच का वो आखिरी कनेक्शन ही तोड़ दिया है और इसीलिए तुम्हारी खोपड़ी सटकी है। इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाता, हवा में एक जोरदार थप्पड़ की कड़क आवाज गूंज उठी। लुओ यूटिंग ने मेरे चेहरे पर खींचकर एक बहुत ही जोरदार तमाचा जड़ दिया। मेरा सिर झटके से एक तरफ घूम गया और मेरा दिमाग तो एकदम सुन्न ही पड़ गया था। मेरे कानों में एक अजीब सी भिनभिनाहट गूंजने लगी। लुओ यूटिंग के आसपास का तापमान जैसे बर्फ की तरह जम गया था। उसका हाथ जो जोरदार थप्पड़ के झटके से सुन्न था, हल्का कांप रहा था। वो खूंखार अंदाज में गुर्राई और बोली, निकल जाओ यहां से। मैंने उसकी तरफ भारी निराशा के साथ देखा और पूछा, लुओ यूटिंग, क्या सच में मैंने कुछ बहुत गलत कर दिया है? बस इतना कहने के बाद मैं पीछे मुड़ा और वहां से शांति से कट लिया। लुओ यूटिंग नीचे बैठी और उन सफेद चीनी मिट्टी के टूटे हुए टुकड़ों को बटोरने लग गई। अचानक उसका ध्यान अपने उसी हाथ पर गया जिससे उसने मुझे जोरदार थप्पड़ मारा था और जो अभी भी झंझना रहा था। एक गहरी झल्लाहट ने उसे अंदर तक झकझोर दिया। उसका दिमाग खराब हुआ और उसने हाथ का टुकड़ा भी पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया, जिससे वो पहले से टूटा हुआ चीनी मिट्टी का कप और भी ज्यादा छोटे टुकड़ों में बिखर कर चूर हो गया। मैं भागकर सीधे बाहर आ गया और जल्दबाजी में मेरा पैर अटका और मैं धड़ाम से गिर पड़ा। मेरे हाथ और घुटने जमीन पर बुरी तरह छिल गए थे और उनसे खून भी बहने लग गया था। भाई, मैं तुरंत ही वहां से खड़ा हो गया क्योंकि उस समय मैं बस किसी भी तरह से उस जगह को जल्द से जल्द छोड़कर बहुत दूर जाना चाहता था। मैं जल्दबाजी में एक लंबी और एकदम किलर वाइब वाली खूबसूरत महिला के पास से होकर निकल गया और उस बंदी ने वहां पर हुआ मेरा यह सारा तमाशा अपनी आंखों से देख लिया था। उसने नीचे देखा और पाया कि जमीन पर एक चाबी गिरी हुई है। वो बस मुझे पीछे से आवाज देकर रोकने ही वाली थी कि तभी, लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया, मैं अपनी गाड़ी निकालकर बहुत दूर जा चुका था और बस मेरी टेललाइट्स ही चमक रही थीं। कुछ देर बाद फाइनली मैं अपने घर पहुंच गया बॉस। दरवाजे पर खड़े होकर मैंने अपनी सारी जेबें अच्छी तरह से छान मारी, लेकिन मेरी चाबी मुझे कहीं भी नहीं मिली। तो मैं हार मानकर वहीं दरवाजे के सहारे टिक कर खड़ा हो गया यार। मेरे चेहरे के बाईं तरफ अभी भी बहुत तेज दर्द हो रहा था, लेकिन सच कहूं तो मेरा दिल उससे कहीं ज्यादा दुख रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने वापस जाके अपनी चाबी ढूंढने का फैसला किया।
भाई मुझे लगा कि शायद जब मैं गिरा था तभी चाबी वहीं कहीं छूट गई होगी, और जैसे ही मैं उस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स से गेट से बाहर निकलने लगा, एक अनजान औरत ने अचानक आकर मेरा रास्ता रोक लिया पूरी तरह। मैंने तो सही से ये भी नहीं देखा था कि वो दिखने में कैसी थी। मेरी आवाज उस समय एकदम भारी हो गई थी और मैं बस धीमे से इतना ही बड़बड़ा पाया कि मुझे किसी भी तरह का कोई सेल्स पिच नहीं सुनना है, और मैं बस उसे इग्नोर करके आगे बढ़ने ही वाला था कि उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया और बोली, वेस्ट रोड पर आपका कुछ सामान गिर गया था। और मैंने देखा कि उसकी उस खुली हुई हथेली में मेरी वही खोई हुई चाबी रखी थी। मैं आखिरकार वहां रुका और अपने सामने खड़ी उस औरत को ध्यान से देखा। सच में वो बिल्कुल किसी जन्नत का टुकड़ा लग रही थी, और खूबसूरती में तो उसने लुओ यूटिंग को भी पीछे छोड़ दिया था। लंबी पतली और एकदम कड़क एटीट्यूड वाली एक शानदार और काफी समझदार टाइप की महिला। वो बंदी एकदम शांत और बहुत ही समझदार टाइप की लग रही थी, और उसकी वो गहरी निगाहें लगातार मेरे चेहरे पर ही एक टक पूरी तरह टिकी हुई थी। जब उसने मेरे चेहरे को देखा तो बस एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वो एकदम से बहुत हैरान रह गई हो। फिर मैंने चुपचाप उसके हाथ से अपनी वो चाबी ले ली थी। मैं धीरे से बुदबुदाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, मुझे माफ करना, आपको मेरी वजह से इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। ये कहते हुए मैंने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और बोला, लाइए मैं आपको कुछ पैसे सेंड कर देता हूँ। उसने आराम से अपना हाथ हिलाते हुए कहा, अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम तो बस अजनबी हैं जो टकरा गए। फिर शायद उसे लगा कि मुझे घूरना बहुत ही गलत था, इसलिए उसने तुरंत अपनी नजरें दूसरी तरफ घुमा लीं और फिर बिना कुछ और कहे वो पलट कर वहां से चली गई। और उसके बाद मैंने अपने अगले कुछ दिन सिर्फ बिस्तर पर पड़े रहकर गुजारे। मैंने पूरे 2 दिनों तक अपना फोन भी टच नहीं किया था। फिर तीसरे दिन दोपहर के टाइम मेरे घर की डोरबेल अचानक से बजी। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था और मेरे शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। फिर भी मैं खुद को जबरदस्ती घसीटकर दरवाजा खोलने गया था, और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मेरा सबसे जिगरी दोस्त जियांगी बिल्कुल मेरे मुंह के सामने खड़ा हुआ था। वो कुछ बोलने ही वाला था, पर मेरी फटी हुई हालत और उड़ी हुई शक्ल देखकर उसका माथा ठनका कि आखिर ये क्या बवाल हो गया है। मेरा चेहरा एकदम सफेद। उसने टेंशन लेकर पूछा, तेरी ये वाट किसने लगाई? पर मैंने चुपचाप रास्ता छोड़ दिया और उसके सवाल का कुछ जवाब नहीं दिया, बस शांति से खड़ा रहा। उस वक्त मेरा दिमाग पूरी तरह से दही हो चुका था। जियांग यी ने फालतू का लोड नहीं लिया और बिना माथापच्ची किए सीधा अंदर जाकर मेरे लिए मस्त नूडल्स बना दिए। जब मैंने पूरा कटोरा सफाचट कर लिया, तब उसने दोबारा शांति से पूछा कि अब बता, असली सीन क्या है? वहां सच में क्या लोचा हुआ था? मैंने दुखी होकर उसे देखा और बताया कि ये सब लुओ यूटिंग का किया धरा है। मैं अपनी बंदी के घर पर गया हुआ था। मुझसे गलती से वो कप टूट गया जो उसके एक्स ने दिया था। फिर उसने मुझे जोरदार तमाचा जड़ दिया। ये सुनकर जियांग यी के तो एकदम तोते उड़ गए। हम सब बचपन से एक साथ बड़े हुए हैं, चाहे जो भी हो जाए वो लड़की तुझ पर कभी अपना हाथ नहीं उठा सकती है। मैंने सही बोला ना? मैं थोड़ी देर तक बिल्कुल चुपचाप बैठा रहा और फिर धीरे से बोला, उसने सच में मारा है। ये सुनते ही जियांग यी का पारा चढ़ गया और उसकी नस फटने को हो गई। मैंने तो सुना था कि तुम दोनों बहुत ही जल्दी शादी के बंधन में बंधने वाले हो, शायद जल्दी ही कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट भी मिल जाता, लेकिन अब ऐन मौके पर यह क्या सत्यानाश हो गया है? ये सब बोलते हुए अचानक उसकी नजर मेरे घुटनों पर लगी, खरोचों पर पड़ी। उसने झट से पूछा कि तेरी ये खटिया कैसे खड़ी हुई? मैं चुपचाप सोफे पर एक तरफ करवट लेकर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे से बुदबुदाया कि बस यूं ही फिसल गया था। मेरे गहरी नींद में सोने के बाद जियांगी बिल्कुल शांति से कल्टी मारकर मेरे घर से निकल गया। फिर उसने ही वानेर से मिलने के लिए सीधा एक कॉल घुमाया। थोड़ी ही देर में जियांगी एकदम भौकाल के साथ हेब्बन बार पहुंच गया। वो पूरे स्वैग में अंदर घुसा और काउंटर से रेड वाइन की बोतल उठाई। वाइन लेकर वो बिना किसी की परवाह किए एकदम बॉस की तरह सीधा प्राइवेट रूम के अंदर चला गया। वो इस जगह का पुराना कस्टमर था, इसलिए हर कोई उसे पहले से ही जानता था। वहां का पूरा स्टाफ उसे अच्छे से पहचानता था। उसका ऐसा खुखार चेहरा और खतरनाक एटीट्यूड देखकर किसी भी नल्ले बंदे की उसे रोकने की हिम्मत नहीं हुई। सबकी पूरी तरह हवा टाइट, जियांग यी ने जोरदार किक मारकर प्राइवेट रूम का दरवाजा खोला और लुओ यूटिंग के ठीक सामने जमीन पर वाइन की वो पूरी बोतल एकदम तबाही वाले स्टाइल में पूरी ताकत से दे मारी और शीशा चकनाचूर हो गया। बोतल के टुकड़े हवा में हर तरफ बिखर गए। तभी सीएचयूआ बीच में कूद पड़ा और उसने फुर्ती से जियांग यी और लुओ यूटिंग के बीच आकर रास्ता रोक लिया कि आखिर ये माजरा क्या है। उसने पूछा कि आज बिना बात तेरा फ्यूज क्यों उड़ा हुआ है? जियांग यू ने गुस्से में आग बबूला होकर एकदम खुखार तरीके से लुओ यूटिंग को घूर कर देखा कि ये बंदी तू मुझसे पूछ रहा है कि क्या हुआ, जाकर इस मैडम से पूछ। लुओ यूटिंग ने बिना कुछ बोले अपनी गिलास की बची हुई पूरी वाइन एक ही झटके में गटक ली। उसका सीधा हाथ गुस्से से एकदम जोर से मुट्ठी में बंद हो गया और उंगलियां सफेद पड़ गईं। लू शुन को जोरदार तमाचा जड़ने की वो याद अभी भी उसके दिमाग में बिल्कुल ताजा थी। तभी सीएचयूआ तुरंत लुओ यूटिंग की तरफ घुमा और बोला, तूने सच में लू शुन पर हाथ उठाया है। अब समझ आया कि तू पिछले 2 दिनों से मेरे साथ बैठकर इतनी वाइन क्यों गटक रही थी। वे चारों बचपन के बहुत ही पक्के दोस्त थे और अच्छे परिवारों से आते थे। फिर उसने टेंशन में आकर एकदम धीरे से पूछा कि उस बेचारे का अब क्या हाल है। लुओ यूटिंग ने धीरे से अपने सीधे हाथ की मुट्ठी खोली और एकदम मरी हुई आवाज में पूछने लगी कि क्या सच में अब वो ठीक है? ये सुनते ही जियांग यू ने उसे एक खतरनाक लुक दे मारा। उसने ताना मारते हुए कहा, तो खुद जाकर चेक क्यों नहीं कर लेती? लुओ यूटिंग ने धीरे से अपनी आंखें बंद की और बोली, पहले उसका गुस्सा थोड़ा शांत होने दो, मुझे भी अपना दिमाग अभी ठंडा करना है। मैं बाद में जाकर आराम से उससे मिलने वाली हूँ। ये सुनकर जियांग यू ने एक अजीब सी हंसी हंसी और सिर हिलाकर बोला, ठीक है। इसके तुरंत बाद वो वहां से पलटा और बिना कुछ बोले सीधे बाहर निकल गया। प्राइवेट रूम से बाहर निकलते हुए उसने सीएचयूआ की तरफ तीखी नजर से देखा।
सीएच युवा ने थूक निगला और लुओ यूटिंग से बोला कि अब मैं भी यहां से कल्टी मारकर घर जा रहा हूं, वरना बिना बात के जियांग यू मुझ पर भी भड़क जाएगा। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि पूरे कमरे में बहुत ही ज्यादा शानदार खाने की अच्छी खुशबू फैली हुई थी। मुझे किचन से खटपट की आवाज आई, लगा कि शायद जियांग यू आ गया है, पर वहां सीएच युवा टशन में टेबल पर अपनी स्टीम्ड फिश वाली सबसे आखिरी डिश एकदम बॉस वाले स्टाइल में मजे से रख रहा था। उसने मुझे देखकर बोला, शियांतु उठ गया। मैंने अपनी सूजी और दर्द करती हुई आंखें मली और हैरानी से पूछा कि वानेर क्या तू भी यहीं पर है? सीएच युवा ने मेरे सूजे हुए चेहरे को ध्यान से देखा और अपने मन में सोचा कि लुओ यूटिंग सच में कितनी ज्यादा बेरहम और खतरनाक लड़की हो चुकी है। लेकिन उसने उस लड़की के बारे में कोई भी बात नहीं छेड़ी। वो धीरे से हंसी और बोली कि अगर मैं नहीं आती तो जियांग यू पक्का तेरे खाने में जहर मिलाकर गेम बजा देता। खाना खाते वक्त सिर्फ मैं ही था जो एकदम सीरियस होकर पेट भर रहा था। सीएच युवा, वानेर और जियांग यू ने तो नाम के लिए बस कुछ ही निवाले अपने मुंह में डाले। वे बस चुपचाप मुझे घूरते रहे। अपना खाना खत्म करने के बाद मैंने अपनी जेब से एक बहुत ही छोटा नीले रंग का मखमली बॉक्स बाहर निकाला और मैंने उस बॉक्स को सीएच युवा वानेर के हाथ के ठीक पास रख दिया और बोला, क्या तुम लोग ये एंगेजमेंट वाला खास ब्रेसलेट जाके लुओ जिया को वापस लौटा सकते हो मेरे लिए? उस ब्रेसलेट को घूरते हुए सीएच युवा ने मुझसे पूछा, तूने इतने सालों तक उसे पागलों की तरह चाहा है, तो क्या तू सच में इतनी आसानी से उस पर मिट्टी डाल सकता है भाई? यह सब सुनकर मैंने अपने चेहरे के बाईं तरफ हाथ लगाया और बोला, नहीं कर सकता। पर उसके उस जोरदार तमाचे ने मेरी आंखें खोल दी। अगर उसने वो थप्पड़ नहीं मारा होता तो मैं पक्का खुद को यही समझाता रहता कि यार वो तो बस एक मामूली सा कप ही तो टूटा था। लेकिन उसके उस एक तमाचे ने मेरा वो सारा प्यार और अट्रैक्शन हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया। जियांग यू और सीएच युवा दोनों ही मेरे बहुत ही ज्यादा पक्के और जिगरी दोस्त थे, पर यह मेरी लाइफ का वो मैटर था जिसमें वे कोई भी टांग नहीं अड़ा सकते थे। उनके जाने के तुरंत बाद मैंने अपने घर का दरवाजा लॉक किया और शांति से एक बहुत ही गहरी सांस अंदर ली। मैंने तुरंत अपना फोन उठाया और उसकी बैटरी डाउन देखकर उसे चार्जिंग पर लगा दिया। मैंने चेक किया तो जियांग यू ने मुझे धड़ाधड़ कई सारे मैसेजेस भेज कर रखे हुए थे। सिर्फ उसके ही नहीं बल्कि मेरे कैफे के पूरे स्टाफ ने भी मुझे कई सारे मैसेजेस भेजे थे। लेकिन मेरी उंगली फोन स्क्रीन के सबसे ऊपर पिन किए हुए उस एक खास कॉन्टैक्ट पर जाकर एकदम रुक गई। उस नंबर को मैंने प्यारी बीवी नाम से सेव किया था और साथ में 2 छोटे दिल वाले इमोजी भी लगाए थे, लेकिन लुओ यूटिंग का मुझे एक भी मैसेज नहीं आया हुआ था। मैं उस कॉन्टैक्ट के नाम को जितनी बार देख रहा था मुझे खुद पर उतनी ही हंसी आ रही थी। मैंने बिना सोचे तुरंत उस कॉन्टैक्ट को सीधा डिलीट कर दिया। इसके बाद मैं सीधा अपने स्टडी रूम में गया और लुओ यूटिंग की सारी तस्वीरों को एक साथ जमा करने लगा। मुझे खुद इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैंने उसकी इतनी सारी फालतू चीजें संभाल कर रखी हैं। अगली सुबह उठते ही मैं बिना कुछ सोचे सीधा अपने कैफे की तरफ निकल गया। ग्रेजुएशन खत्म करने के तुरंत बाद मैंने अपने लिए एक बहुत ही शानदार और स्वैग वाला एकदम बेहतरीन कैफे खोल लिया था। आज मेरी आंख बहुत ही जल्दी खुल गई थी तो मैं पूरे स्टाफ के लिए मस्त नाश्ता ले आया। पूरे 3 दिन बाद मुझे अचानक कैफे में देखकर सारे एम्प्लॉयज बुरी तरह से चौंक गए और एकदम खुशी से चिल्लाकर मुझे ग्रीट करने लगे। उनमें से एक ने एक्साइटमेंट में पूछा कि बॉस, आप पिछले 2 दिनों से कहाँ गायब थे? हमने तो आपको हर जगह पागलों की तरह ढूंढा है। हमने इतने मैसेज किए पर आपने रिप्लाई नहीं दिया। मैंने भी मजे लेते हुए जोक मारा कि मैं अपनी बंदी से ब्रेकअप करने में बहुत ज्यादा बिजी चल रहा था। ये बात सुनकर सारे एम्प्लॉयज एक पल के लिए एकदम सुन्न पड़ गए, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही बॉस ने सबको शादी की मिठाई खिलाने का बोला था। लेकिन सिचुएशन की हवा टाइट देखकर सब बिल्कुल चुप रहे। तभी एक लड़के ने मेरी तरफ देखकर बत्तीसी दिखाई और मजे लेते हुए बोला कि बॉस, एकदम चिल मारो और लोड मत लो। आज बुधवार का दिन है तो शायद वो कतई जहर और खूबसूरत सी अप्सरा फिर से हमारे कैफे में पधारेगी। उसने कहा, किसी सुंदर लड़की को देखने से खून बढ़ता है। मैं थोड़ा सा हंसा और मजे में बोला कि कौन सी अप्सरा, तुम सारे नल्ले उसी एक लड़की के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हुए हो? बाकी के लड़के भी एकदम फुल एक्साइटमेंट के साथ इस ड्रामे में कूद पड़े और मुझे उस कतई जहर दिखने वाली लड़की के बारे में बताने लगे जो हफ्ते में पूरे 3 बार अपना भौकाल दिखाने कैफे में आती थी। वो हमेशा सुबह ठीक 8 बजे आती थी और उसका आना भी सिर्फ बुधवार, गुरुवार और शनिवार को ही फिक्स होता था। इस बात ने मेरे अंदर एक अलग ही खुजली मचा दी थी। मुझे ये लोचा समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसी अप्सरा है जिसने इन सारे लौंडों के दिमाग पर अपना इतना भारी खौफ सेट किया है। मेरे अंदर चुल तो मची थी पर मैं ज्यादा लोड नहीं ले रहा था। फिर मैंने चुपचाप अपने लिए एक कॉफी ऑर्डर की और कोने में पड़ी एक खाली सीट पर जाके आराम से बैठ गया। मैं खिड़की से बाहर सड़क पर आते जाते लोगों को बस ऐसे ही घूर रहा था। तभी मेरी नजर एक जानी पहचानी बंदी पर पड़ी जो कतई जहर लग रही थी। ठीक उसी वक्त स्टाफ के एक बंदे ने मेरी कॉफी लाकर टेबल पर रखी। उसकी भी नजर बाहर गई और वो अचानक से बहुत ज्यादा उछलने लगा, जैसे उसका तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। वो बोला, बॉस जल्दी देखो क्या बवाल बंदी है ना? उसकी ये बात सुनकर मैं थोड़ा हैरान रह गया और मेरी तो हल्की सी हवा टाइट हो गई। ये तो वही बंदी थी जिसने उस दिन मेरी चाबियां वापस की थी। तब उसने सिर्फ इतना कहा था कि हम तो बस अनजान रास्ते वाले लोग हैं जो बस यूं ही टकरा गए थे, पर अब हम दोबारा मिल रहे थे तो शायद ये किस्मत का ही कोई बड़ा खेल था। मेरा तो दिमाग सुन्न था। ये सोचकर मैंने अपने स्टाफ से कहा कि इस बंदी को मेरी तरफ से एक कॉफी पिलाओ। यह सुनकर मेरा एक लुक्खा कर्मचारी बड़ी अजीब सी स्माइल देने लगा और मजे लेते हुए मेरी तरफ झुककर धीरे से बोला, बॉस आप तो एकदम हार्ड गेम खेल रहे हो। मैंने हार मानकर गहरी सांस ली और तभी मैंने देखा कि वो अप्सरा दरवाजे से अंदर आ रही है। मेरी तो आंखें ही फटी की फटी रह गईं। मैं तुरंत खड़ा हुआ और उसके पीछे गया।
उसने अपना ऑर्डर खत्म किया और वो पेमेंट के लिए अपना कोड बस स्कैन करने ही वाली थी। एकदम से बवाल हो गया। मैंने बीच में घुसकर अपना फोन मशीन पर लगा दिया और पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। मेरा स्टाफ ये सब तमाशा देख रहा था, पर चूंकि मैं उनका बॉस था तो वो लोग अपनी हंसी कंट्रोल करके ऐसे खड़े रहे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उन्होंने बस इतना कहा कि मैडम प्लीज थोड़ा सा वेट कर लीजिए। वो बंदी थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई और अपना फोन हाथ में पकड़े हुए वहीं पर चुपचाप खड़ी की खड़ी ही रह गई। उसने मुड़कर अपने बगल में खड़े उस इंसान को देखा जो कि मैं ही था। मैंने एक हल्की सी स्माइल दी और उससे बोला कि देखो, हम दोनों आज फिर से एक बार मिल गए। उस दिन मेरी चाबियां वापस करने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मेरी ये बात सुनने के बाद वो चुपचाप अपनी सीट पर वापस जाकर बैठ गई, एकदम साइलेंट। मैं सच में उस बंदी की बहुत इज्जत कर रहा था, क्योंकि मेरी जिंदगी के सबसे झंड दिन पर उसने एक अजनबी होकर भी मेरी मदद की थी, और मेरे लिए तो वो कोई फरिश्ता ही बन गई। उसकी नजरें तब तक मुझ पर टिकी रहीं जब तक मैं अपनी जगह पर बैठ नहीं गया। फिर अचानक से कॉफी बनाने वाले बंदे ने आवाज लगाकर उसे बुलाया। यार, बोला, मैडम आपकी कॉफी रेडी है। उसने जाके अपनी कॉफी उठाई और सीधे चलकर मेरी टेबल के पास आ गई। मेरा तो भाई एकदम से सख्त लौंडा पिघल गया वाला सीन हो रहा था अंदर से। इससे पहले कि वो कुछ भी बोलती, मैंने तुरंत कह दिया कि मुझे पैसे वापस करने के बारे में सोचना भी मत। ये सुनकर उसने एक हल्की सी स्माइल दी और प्यार से बोली, इस शानदार कॉफी के लिए तुम्हारा शुक्रिया यार। बस इतना बोलकर वो पलटी और वहां से निकल गई। वो पूरी दोपहर काफी बिजी रही और मैंने अपना सारा टाइम सिर्फ काम करने में निकाल दिया। भाई, रात के 9 बजे कैफे बंद हो गया था और जब मैं सफाई कर रहा था तभी कोई अंदर आया। मैंने बिना देखे कहा कि सॉरी, हम रात के लिए अपनी दुकान अब बंद कर रहे हैं। मैंने जैसे ही अपना सिर ऊपर उठाया, मेरा पूरा शरीर एकदम सुन्न पड़ गया और मेरी तो एकदम खटिया खड़ी हो गई, क्योंकि मेरे सामने कोई और नहीं बल्कि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड लुओ यूटिंग खड़ी हुई थी। उसके हाथ में एक छोटा सा नीले रंग का मखमली बॉक्स था। ये बिल्कुल वही बॉक्स था जिसे मैंने CHY को देकर उसे वापस लौटाने के लिए कहा था। यार, लुओ यूटिंग के चेहरे पर एकदम खतरनाक बर्फ जमी थी और उसकी आंखें मेरी आंखों में गड़ी थी। मैंने खुद को किसी तरह शांत रखने की कोशिश की ताकि बवाल ना हो जाए। मैंने धीरे से अपने हाथ में पकड़ा हुआ कप कैबिनेट के अंदर रख दिया। तभी उसने गुस्से में आकर वो बॉक्स जोर से काउंटर पर दे मारा और मेरा तो भाई पूरा फ्यूज उड़ गया एकदम से ही। वो चिल्लाई, लूशियन, ये सब मुझे वापस करने का आखिर क्या मतलब है? मैंने भी एकदम ठंडे दिमाग से जवाब दिया कि तुम्हें क्या लगता है, मेरा अब तुमसे शादी करने का कोई इरादा नहीं है, कट ले तू यहाँ से। ये सुनते ही लुओ यूटिंग का चेहरा एकदम से उतर गया और वो बोली कि तुम इतनी सी छोटी बात का बिना मतलब ही बतंगड़ क्यों बना रहे हो? लूजियन, तुम इतने अजीब और पागल कब से हो गए? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या वो अपना असली रूप दिखा रही है या फिर बस बौखलाहट में आकर ये सारी फालतू की बकवास मेरे सामने पेले जा रही थी यार। पर उस वक्त मुझे उसकी बातों से रत्ती भर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और ना ही मुझे उसकी बातें समझनी थी। मैंने कहा कि क्या तुम्हें यह सब कोई छोटी सी बात लग रही है? तो फिर तुम ही मुझे बता दो कि बड़ी बात क्या होती है। मैं जितना ज्यादा बोल रहा था, मेरा अपने गुस्से पर से कंट्रोल उतना ही खत्म होता जा रहा था यार। मेरी फीलिंग्स की उसके लिए कोई वैल्यू नहीं थी और अंत में उसने इन सब चीजों को एकदम फालतू का कचरा बता दिया था। लुओ यूटिंग का चेहरा गुस्से से इतना लाल हो गया था कि खून टपक पड़े। ये सब देखकर मैं बस एक खुखार हंसी हंस दिया। मैंने टेबल से उस छोटे नीले बॉक्स को उठाया और पूरी ताकत से उसे दरवाजे के बाहर फेंक दिया। फिर लुओ यूटिंग को घूरते हुए मैंने उंगली से दरवाजे की तरफ इशारा कर दिया और जोर से चिल्लाकर बोला कि निकल जा यहाँ से, दफा हो जा। तभी एक बंदी जो कैफे में बस घुसने ही वाली थी, मेरी आवाज सुनकर वहीं की वहीं रुक गई यार। वो दरवाजे पर ही एकदम सुन्न होकर जम गई और लुओ यूटिंग, जिसे आज तक किसी ने जाने को नहीं कहा था, वो इतना भड़क गई कि उसका पूरा कंट्रोल ही खत्म हो गया था एकदम से। उसने दांत पीसते हुए बहुत कड़क आवाज में कहा कि मैं यहाँ इतनी दूर सिर्फ तुम्हारी चोट देखने आई थी। मैं ही सबसे बड़ी बेवकूफ और ढक्कन इंसान हूँ, सच में यार। बस इतना बोलकर वो पलटी और बिना पीछे देखे वहां से बाहर निकल गई। दरवाजे पर पहुंचकर उसने नीचे से वो छोटा सा नीले रंग का बॉक्स उठा लिया भाई और ले जाकर सीधे कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। वो बंदी जो अभी भी दरवाजे पर खड़ी थी, उसने एक बार फिर से मेरे बारे में कुछ नया तमाशा लाइव देख लिया था। मेरी तो एकदम से वाट लग गई थी। पिछली बार उसने मुझे तब देखा था जब मेरी चाबियां खो गई थीं और इस बार वो मेरी एक और भयंकर वाली लड़ाई की गवाह बन गई थी, जो कि मेरी गर्लफ्रेंड के साथ थी, या मुझे उसे एक्स गर्लफ्रेंड कहना चाहिए। फिर वो अनजान बंदी धीरे धीरे चलकर मेरे कैफे के अंदर आई। उसने पूछा कि क्या अभी भी कॉफी मिल जाएगी। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, उसने मुझे वहां अपना सिर नीचे झुकाकर एकदम चुपचाप बैठे हुए देख लिया था। मेरी हालत खराब लग रही थी। वो मुझे कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक से मेरी नजरें एकदम फिक्स और कड़क हो गईं। मैंने स्माइल करते हुए उससे पूछा कि बताओ, तुम्हें पीने के लिए क्या चाहिए? आज सब कुछ मिलेगा यार। एक बहुत ही गहरी और प्यारी सी फीमेल आवाज ने जवाब दिया कि मुझे एक कप कैपेचिनो दे दो। मैंने अपने सामने खड़ी उस बवाल बंदी को देखकर हल्के से अपना सिर नामे हिला दिया, एकदम आराम से। मैंने कहा कि अब कैपेचिनो तो बची नहीं है। ये बोलने के बाद मैंने दराज के अंदर से इंस्टेंट कॉफी के कुछ पैकेट्स बाहर निकाल लिए जो वहां रखे हुए थे। अब सिर्फ यही इंस्टेंट कॉफी के पैकेट्स बचे हुए हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए यही वाली कॉफी बना सकता हूँ यार। उस बंदी ने मेरे हाथ में रखी उस इंस्टेंट कॉफी को देखा और हल्के से हाँ में सिर हिला दिया। मैंने उसके लिए एक कप झक्कास कॉफी बनाई और साथ में केक का एक टुकड़ा भी निकाल लिया जो फ्रेश था, जिसे मैं अपने घर ले जाने वाला था। मैंने उसमें से आधा उसके साथ शेयर किया और पूछा, तुम इतनी रात को बाहर क्या कर रही हो? उसने कॉफी का एक घूंट लिया और मेरी तरफ देखकर धीरे से मुझे बताया,
मैं बस अभी काम से फ्री हुई हूँ और मेरी पूरी तरह से बैंड बजी हुई है। सोचा एक चांस लेकर देख लूँ कि तुम्हारी दुकान खुली है या नहीं यार। वो एक पल के लिए रुकी और फिर बोली, मुझे तुम्हारी दुकान की कॉफी सच में बहुत कड़क लगती है। ये सुनकर मैंने एक स्माइल दी और कहा कि तुम्हें ये पसंद आई, उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। फिर बात को थोड़ा घुमाते हुए मैंने उससे पूछा कि यार मैंने कभी तुम्हारा सरनेम नहीं पूछा, क्या है जिया? युक्सिन ने अपनी उंगली से टेबल पर एक अक्षर बनाया और मुझे अपना नाम प्यार से अपनी उंगली से इशारा किया और तभी मुझे उसका उपनाम मालूम पड़ा। बदले में मैंने भी उसे अपना नाम बताया। मेरा असली उपनाम लू है। अपना भौकाल मैंने एकदम जमाया। मोहतरमा शिया, क्या आप हमेशा रात में इतनी देर तक काम करती हो? शिया युक्सिन ने अपनी तुरंत वाली कॉफी का एक घूंट आराम से अंदर लिया। कॉफी पीकर उसने धीरे से अपना सिर हिलाया और बोली, आज काम पर अचानक से कोई नया स्याप्पा आ गिरा था, इसलिए मुझे इतनी ज्यादा देर रुकना पड़ा। मैंने अपनी गर्दन सहलाई और मन ही मन सोचने लगा कि कहीं इस बंदी को मेरी ये सस्ती वाली कॉफी एकदम बकवास तो नहीं लग रही है। जब मैंने देखा कि वो अपनी पूरी कॉफी खत्म कर चुकी है तो मैंने उसका कप उठाया और उसे धोने चला गया। लेकिन जब मैं अपना काम निपटाकर वापस वहां आया तो वो पहले ही मेज पर रखा हुआ केक का डिब्बा हटा चुकी थी। मैं बस उसे ये बोलने ही वाला था कि मैं दुकान बंद कर रहा हूं, तभी शिया युक्सिन ने अचानक मुझसे सीधे एक सवाल पूछ लिया कि मुझे आपको इसके कितने पैसे देने हैं। ये सुनकर मैं हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अरे ये तो बस एक साधारण सी कॉफी थी यार, एकदम मुफ्त। ये मेरी तरफ से आपके लिए एकदम फ्री है, आप इतना लोड मत लो। उसने अपना माथा सिकोड़ लिया और फिर मेज पर रखे हुए उस आधे खाए हुए केक की तरफ देखा। उसका वो एकदम गंभीर चेहरा देखकर मैंने भी शांति से जवाब दिया कि ये सच में मेरी तरफ से है। आपने पिछली बार मेरी चाबियां लाकर जो मदद की थी, मैं उस बात का बहुत शुक्रगुजार हूं। उस दिन मेरी हालत एकदम खराब थी, जिंदगी झंड थी, लेकिन आपने मुझे ये सिखाया कि एक अनजान इंसान भी आपके साथ अच्छी भलाई कर ही सकता है यार। उस पूरे मनहूस दिन में बस वही एक इकलौती ऐसी बात थी जिसे सोचकर मुझे थोड़ी सी खुशी महसूस हुई थी कि किसी अनजान ने मुझ पर रहम किया था। शिया युक्सिन को अब बिल्कुल नहीं लगता था कि आज के बाद हम दोनों कोई अनजान इंसान रह गए हैं। मैंने अपनी दुकान का मुख्य दरवाजा बंद किया। शिया युक्सिन ने सारा कचरा उठाकर सीधे कूड़ेदान में फेंक दिया। उस कचरे के अंदर वो नीले रंग का मखमली डिब्बा भी पड़ा हुआ था, लेकिन उस बंदी ने उस बारे में कुछ नहीं बोला और वो पूरी तरह से चुप रही। मैंने शिया युक्सिन की तरफ अपनी नजर घुमाई और उससे पूछा, मोहतरमा शिया, अब आप यहां से अपने घर वापस कैसे जाने वाली हो, जरा मुझे बताओ। शिया युक्सिन ने अपनी गाड़ी की चाबी का बटन दबाया और सड़क के उस पार खड़ी शाओमी सेडान गाड़ी की दोनों लाइटें अचानक से 2 बार जोर से चमक उठीं। उसने कहा, मेरी गाड़ी वहां खड़ी है। मैंने अपना सिर हिलाया और हाथ हिलाकर उसे अलविदा कहा और बोला कि एकदम ध्यान से गाड़ी चलाना और सुरक्षित अपने घर पहुंच जाना। यार, वहां से निकलने से पहले शिया युक्सिन अपनी गाड़ी के दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने मेरी तरफ देखा और मुझे सीधा 2 पते की बातें बोल दी। किसी भी रिश्ते के चक्कर में अपना वजूद मत खो देना, जिंदगी में प्यार ही सब कुछ नहीं होता है। असल में उसने ये भारी बात मुझे बोलने का पहले से ही मन बनाया था। वैसे भी वो ये बात अच्छे से जानती थी कि मैं उसकी बात शायद नहीं सुनूंगा, लेकिन आज वो खुद को ये ज्ञान देने से बिल्कुल भी रोक नहीं पाई यार। मैं कैफे से वापस अपने घर लौटा और मैंने सीधा जाकर नहा लिया। मैं बुरी तरह से थक चुका था, इसलिए मैं अपने बिस्तर पर लेटा और अपना फोन बाहर निकालकर उसे एक नजर देखने लगा। मैंने देखा कि जियांग यू ने आधा घंटा पहले मुझे 7 या 8 संदेश भेजे थे और साथ ही उसकी कई सारी बिना उठी हुई कॉल भी मेरे फोन पर मौजूद थी। मैं बिस्तर पे थोड़ा पीछे झुका और मैंने तुरंत जियांग यू को वापस कॉल लगा दी। फोन उठाते ही जियांग यू की एकदम घबराई हुई आवाज सामने से आई कि अरे मेरे भाई, तू इस वक्त कहां पर है? क्या लुओ यूटिंग, सच में तेरे पास तुझसे अपनी गलती की माफी मांगने आई थी? आज रात के उस पूरे ड्रामे और तमाशे के बारे में सोचकर मैंने गुस्से में एक ताना मारा और बोला कि क्या माफी, वो भी और माफी? वो तो यहां मुझसे फालतू में पंगा लेने आई थी। उसका कहना था कि मुझे मारना तो कोई बड़ी बात ही नहीं है और मुझे ही पागल बता रही थी। हम दोनों के बीच अब सब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। जियांग यू ये सुनकर एकदम सन्न रह गया कि लुओ यूटिंग ऐसा भी बोल सकती है। वो हमेशा से एकदम पत्थर दिल और बिना परवाह वाली लगती थी, लेकिन जब भी बात उसके पुराने आशिक की आती थी तो वो बिना सोचे एकदम पागलों जैसी बनती थी। जियांग यू ने अपना सिर हिलाया और मुझसे पूछा कि क्या तू ठीक तो है? मैं उस वक्त असल में कैसा महसूस कर रहा था ये मैं खुद बता नहीं सकता। मुझे इतने सालों तक उसे पसंद करने पर खुद पर ही शर्म आ रही थी कायदे से, तो इस वक्त मेरा दिल पूरी तरह टूटना चाहिए था। लेकिन मोहतरमा शिया के वहां आ जाने से मेरा वो सारा दुख बीच में ही रुक गया था। भले ही उस बंदी ने मुझे मेरी सबसे ज्यादा बुरी और कमजोर हालत में देखा था, फिर भी उसने इस बारे में मुझसे एक भी शब्द नहीं बोला। जैसा कि उम्मीद थी, जब आपकी वाट लगी हो तो किसी से बात कर लेने से सच में भारी सुकून मिल जाता है यार। ये चीज आपको ज्यादा फालतू सोचने से रोकती है। मैं एकदम ठीक हूं। वो मुझे जितना ज्यादा दर्द देने की कोशिश करेगी, मेरी आंखें उतनी ही जल्दी खुलेंगी और मैं सुधर जाऊंगा। शायद कुछ और बार ऐसा होने के बाद मुझे उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये बात सुनकर जियांग यू ने फोन पर ही अपनी हल्की सी हंसी बिखेरी। मैं अच्छे से जानता था कि एक बार तूने अपना मन बना लिया तो तू उसे बदलेगा नहीं। फिर हमने कुछ और बातें की और उसके बाद फोन काट दिया। मैंने अपने कान को कुछ बार ऐसे ही दबाया और तभी मुझे अचानक से याद आया कि मैंने आज अपनी दवाई तो खाई ही नहीं है। ये सोचकर मैं तुरंत अपनी जगह से उठा और मैंने अपने लिए एक कप एकदम गर्म पानी निकाला। इसी बीच हैबर्न नाम के उस ठेके में चू ने अपनी उस अच्छी दोस्त की पीठ थपथपाई और उससे कुछ पूछा, क्या तू उसके पास जाकर उससे माफी नहीं मांगने वाली थी? क्या उसने तुझे अपनी वो माफी नहीं दी? लुओ यूटिंग एक के बाद एक लगातार अपने पेट गटकती जा रही थी और परेशान लग रही थी। फिर चू ने आगे आकर उसे ऐसा करने से सीधा रोक ही दिया। अरे ऐसे सिर्फ दारू मत पी, मुझे भी तो बता कि असल में वहां क्या तमाशा।
ही हुआ था। मुझे भी तो थोड़ा हंसने का मौका दे। लुओ यूटिंग ने उसकी मजे लेने वाली बात को पूरी तरह नजरअंदाज किया और एकदम सीधे मुंह बोली, मैं तो बस उससे ये पूछने गई थी कि उसने मेरा तोहफा वापस क्यों कर दिया है। भाई, अगर उसने पहले की तरह प्यार से बात की होती तो क्या मेरा फ्यूज उड़ता और मैं गुस्से में वो फालतू बातें उसे बोलती जो मुझे बिल्कुल भी नहीं बोलनी चाहिए थी। उसने तो मुझे वहां से दफा होने तक को बोल दिया। चू ने उसकी तरफ देखा और वो एकदम सन्न थी। तूने उसे थप्पड़ मारा और तू अभी भी उससे ये उम्मीद कर रही है कि वो तुझसे एकदम प्यार से और मीठे स्वर में बात करेगा। मुझे लगता है कि उसने तेरी आदतें बिगाड़ दी। तूने उसे मनाने की कोशिश तक नहीं की और अब ये सब तमाशा चू अच्छे से जानती थी कि लुओ यूटिंग बस अपनी भड़ास निकाल रही है और अपना गुस्सा उतार रही। लेकिन सच तो यही था कि उस लड़की ने असल में उस लड़के के ऊपर अपना हाथ छोड़ दिया था, जो बहुत गलत था। लू शियान और जियांग यू दोनों ही एकदम एक मिट्टी के बने थे कि दोनों खतरनाक थे। एक अपने दिल का सारा हाल अपने चेहरे पर साफ दिखा देता था और दूसरा उन्हें अपने दिल में छुपा लेता था। खैर, दोनों ने ही एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी और इस खेल से हमेशा के लिए बाहर करवा लिया। लुओ यूटिंग का चेहरा एकदम लाल हो चुका था और वो बड़बड़ाई। मुझे लगा था कि कुछ दिनों बाद उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। मुझे लगा था कि हम आज फिर से एक हो जाएंगे। मैंने तो यहां तक सोच लिया था कि हम अपनी शादी का कागज लेने जाएंगे, लेकिन अब लग रहा है कि मुझे अपना वो जुगाड़ थोड़ा टालना पड़ेगा। ये फालतू बात सुनकर चू जोर से ठाका मारकर हंसने लगी। अरे बस कर पगली, तू भी बिल्कुल एकदम पागल है। तूने उसे जो जोरदार थप्पड़ मारा था ना, उसकी वजह से उसका चेहरा अभी भी लाल टमाटर जैसा ही हो रखा था। शादी वादी की बातें तो तू भूल जा। तुझे तो खुश होना चाहिए कि उसने तेरा वहीं पत्ता साफ नहीं किया। लुओ यूटिंग ने अपना सिर हिलाया और पूरे घमंड से मुझे ऐसे बोला कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। मुझे अच्छे से पता है कि वो लड़का मेरे लिए कितना पागल है। ये सुनकर चू का दिमाग दही हो गया। कभी कभी वो सच में लुओ यूटिंग की इन हरकतों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। लुओ यूटिंग के बारे में एक ऐसी बात भी थी जो शियान को बिल्कुल नहीं पता थी। ये कोई बहुत बड़ा बवाल नहीं था, लेकिन ये बात दिल तोड़ने के लिए काफी ज्यादा गहरी थी। अगर जिंदगी में कभी वो दिन आया जब लू शियान लुओ यूटिंग से प्यार करना एकदम छोड़ देगा, तो वो खुद जाकर उसे ये सच्चाई बता देगा। अगली सुबह 8 बजे मैं अपने उस कैफे में एकदम जल्दी पहुंच गया था, क्योंकि मैं खुद को पूरे दिन बस काम में फंसाकर एकदम व्यस्त रखना चाहता था, ताकि फालतू बातें दिमाग में ना, वरना खाली बैठकर मैं बस चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लग जाता। तभी वहां काम करने वाली एक लड़की ने मेरी तरफ देखकर दांत निकाले और मुझे बोली कि बॉस, कल जो एकदम कड़क अप्सरा आई थी, क्या कतई जहर लग रही थी भाई। एक दूसरी बंदी बीच में अपनी टांग अड़ाते हुए मजे लेकर बोली, एकदम सही है। और बॉस ने तो उस जन्नत के टुकड़े का बिल भी खुद ही भर दिया। लगता है भाई का सख्त लौंडा एटीट्यूड एकदम पिघल गया है। मैंने उन चुगलखोरों को फालतू सफाई देना जरूरी नहीं समझा और कल्टी मार ली। फिर अचानक से मेरी खोपड़ी में क्लिक किया कि वो किलर वाइब वाली मिस शिया हर बुधवार आती है और उसके साथ ही गुरुवार और शनिवार को भी दर्शन देती है। और आज इत्तेफाक से गुरुवार ही था। मैं आराम से काउंटर पर स्वैग में टिक गया और उन लुक्खों को देखते हुए बोला, जब तुम सब नल्ले इतना ही बकवास कर रहे हो तो सोच रहा हूं आज फिर उस कयामत को कॉफी पिला ही दूं। मेरी बात सुनकर वहां खड़े सारे ढक्कन एकदम से उछल पड़े और चिल्लाने लगे कि हमें भी फ्री की कॉफी चाहिए। हाँ गुरु, हमें तो कभी ऐसे फुल टू धमाल वाले वीआईपी मजे मिलते ही नहीं हैं। इन सब जोकरों की फालतू नौटंकी देखकर मेरा मूड एकदम कड़क हो गया। मैंने बिना किसी लोड के कंधे उचकाते हुए मजे लिए कि तुम सारे चवन्नी छाप तो रोज कॉफी बनाते हो, तो जितनी मर्जी उतनी खींच लिया करो ना उस्ताद। ये सुनकर कुछ बंदे अपना मुंह फुलाकर एकदम बच्चों की तरह रोते हुए बोले, हमें कोई कॉफी नहीं पीनी है। वो बोले, बॉस आप तो सीधा सीधा उस अप्सरा के साथ पार्शियलिटी कर रहे हो। उनकी ये जले पर नमक वाली बात सुनकर मैं जोर से हंसा और बोला, ठीक है, मैं तुम सारे फट्टू लोगों को आज दोपहर की शानदार चाय अपनी तरफ से पिला दूंगा। उन नल्लों की ये मक्खन लगाने वाली फालतू बातें सुनकर मेरे दिल में गिटार बजने लगे और मजा आ गया था। सच बताऊं तो कल रात जब उस जन्नत के टुकड़े ने मेरी चाबियां लौटाई और मेरे साथ वक्त बिताया, बस उसी बात ने मुझे मिस शिया का एकदम तगड़ा फैन बना दिया ही था। अब उसे एक मामूली कॉफी पिलाना तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल था और मैं खुशी खुशी तैयार था। फिर उन लुक्खों से बकवास करने के बाद मैं सीधा पीछे स्टोर रूम में माल सेट करने खिसक लिया था। और फिर ठीक 8:20 पर शिया युक्सिन ने कैफे में अपनी धांसू एंट्री मारी। अपना तगड़ा वाला ऑर्डर देने के बाद उसने बिना कोई लोड लिए पेमेंट करने को अपना स्कैनर खोल दिया। हमारा एक नल्ला एम्प्लॉय दांत निकालते हुए बोला, आज की कड़क कॉफी हमारे बॉस की तरफ से एकदम फ्री है। ये सुनकर शिया ने सीधा उसी टेबल की तरफ घूरकर देखा जहां कल रात में एकदम बॉस वाली फीलिंग में बैठा था। उसने सोचा, अच्छा तो वो लौंडा ही इस कैफे का मालिक है। एक दूसरी बरिस्टा जो पास में ही काम का नाटक कर रही थी, वो कान लगाकर सुनने लगी और एकदम शातिर स्माइल देते हुए बोली, मैडम जी, हमारे ओजी बॉस भी आपके कातिलाना हुस्न के पूरे दीवाने हो गए हैं। फिर भी शिया युक्सिन ने अपना पेमेंट वाला कोड एकदम तान कर आगे ही रखा और एटीट्यूड में बोली, आपकी इस फ्री वाली मेहरबानी के लिए शुक्रिया, पर मैं अपना पैसा खुद दूंगी। ये सुनकर उस नल्ली बरिस्टा ने बिना कोई लोड लिए अपना हाथ हवा में हिलाया और टशन मारते हुए कहा, मैडम जी, इस पैसे वाले लोचे के बारे में आप अगली बार सीधा हमारे उसी गोड बॉस से ही बात कर लेना। शिया युक्सिन ने हार मानकर एक गहरी सांस छोड़ी और अपना दिमाग दौड़ाते हुए सोचा, क्या ये कल रात जो फालतू का रायता फैला था, उस भसड़ को शांत करने के लिए रिश्वत दी जा रही है। अब उसे लगने लगा कि बिना मतलब ही मुझ पर एक कॉफी का उधार चढ़ गया है। वो अपनी कॉफी पकड़कर सीधा उसी पुरानी टेबल की तरफ स्वैग में मटकती हुई चल दी। वो बंदी वहां करीब 5 मिनट तक आराम से बैठी रही। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो, पर उसने ज्यादा देर खोपड़ी नहीं खपाई थी और फिर वो चुपचाप वहां से कट ली। मैं सुबह के 10 बजे तक पीछे स्टोर रूम में गधों की तरह बिजी था।
काम करके मेरी तो पूरी वॉट लग गई और मैं वापस आगे आ गया। तभी एक नल्ले एम्प्लॉई ने मुझे बताया कि वो कल वाली अप्सरा आज फिर आई थी। उसने मुझे ज्ञान देते हुए बोला कि वो आज सुबह कैफे में कुछ मिनट के लिए उसी जगह पर मजे से बैठी थी और उसने उस कोने वाली सीट की तरफ इशारा कर दिया। फिर वो बंदी एकदम छपरी हंसी हंसते हुए मजे लेकर बोली कि ओजी बॉस, क्या वो अप्सरा इतनी देर से आपका ही इंतजार कर रही थी? मैंने अपनी कातिलाना नजरें उसी तरफ घुमाई जहां वो लुक्खी इशारा कर रही थी और देखा कि ये तो वही सीट है जिस पर मैं कल बैठा था। मैं मन ही मन एक शातिर स्माइल दे रहा था, लेकिन बोला कुछ भी नहीं, बस अपने पानी के गिलास से 2 घूंट मारे। कैफे के बाहर वो कचरे वाले अपना डब्बा खाली कर रहे थे और अचानक से मेरे इस तेज दिमाग में कल रात वाले पूरे बवाल का सीन एकदम से घूमने लगा था। जब उस ड्रामा क्वीन लुओ यूटिंग ने मेरा दिया ब्रेसलेट कचरे में फेंका था, कल रात मैंने अपने दिमाग पे जोर डालकर यह भी सोचा था कि अगर वो आधी रात में सच में उसे ढूंढने के लिए वापस आती तो क्या वो मेरी खोपड़ी खाने को और ज्यादा नाटक करती और मेरे पीछे बुरी तरह पड़ी रहती। पर मुझे अच्छे से मालूम था कि वो बंदी ऐसा फालतू काम कभी नहीं करेगी, क्योंकि इस बार लड़ाई में मैंने उसके छपरी एक्स का टॉपिक निकाल दिया था। अब उसे पक्का यही लग रहा होगा कि उसके साथ भारी नाइंसाफी हुई है और वो महारानी अभी भी इसी घमंड में होगी कि मैं उसके सामने घुटने टेक दूंगा। मैं जोर से हंसा और सोचा, एक बंदी ही तो है, उसे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल फेंकना ही सही फैसला है। मिस शिया ने एकदम पते की बात कही। ये निब्बा निब्बी वाला प्यार ही सब कुछ नहीं होता है। अगले कुछ दिनों तक मैंने खुद को कैफे के कामों में एकदम बिजी करके रखा था। ये काम थका देने वाला जरूर था, पर अंदर से एकदम तगड़ा सुकून दे रहा था। कभी कभार मुझे उस लुओ यूटिंग की बहुत फालतू सी याद आ जाती थी। और अच्छी बात यह थी कि वो पनौती पिछले कई दिनों से यहाँ भटकी भी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो हमेशा के लिए गायब है। और फाइनली अब जाके मेरे इस सख्त दिल को एकदम तगड़ी वाली शांति मिल चुकी थी। ये काम तो मेरी सोच से भी बहुत ज्यादा आसान निकला। पुराने टाइम में जब हम दोनों साथ थे तो मुझे यही गंदी गलतफहमी रहती थी कि मैं उस बंदी के बिना जी ही नहीं पाऊंगा, लेकिन अब मुड़कर देखता हूं तो लगता है मैं एकदम बड़ा पोपट था। रात के पूरे 9 बज चुके थे और मेरा कैफे एकदम खाली पड़ा था। मैंने सारी लाइट्स बंद कर दी और अपना सामान समेटकर जल्दी घर निकलने की फुल तैयारी कर ली थी। जैसे ही मैं दरवाजे पर ताला ठोकने वाला था, तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज मेरे कानों में आई, क्या ओजी बॉस, आज का काम खत्म हो गया? मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक खूबसूरत अप्सरा मजे से खड़ी हुई थी। मैंने फुल स्वैग में बोला, गुड इवनिंग मिस शिया। ये सुनकर शिया युक्सन ने मुझे एक प्यारी सी किलर स्माइल पास कर दी थी। वो भी एकदम टशन में बोली, गुड इवनिंग मिस्टर लुओ। और फिर उसने अपने हाथों में रखा हुआ एक केक मेरी तरफ आगे बढ़ा दिया था। मैं उस डिब्बे को घूरते हुए पूरी तरह से सस्पेंस में पड़ गया था। मैंने पूछा कि ये सब क्या है? शिया युक्सन धीरे से हंसी और बोली, आपने मेरा पैसा तो लिया नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना उसकी जगह आपको ये कड़क केक ही खिला दूं, ओजी बॉस। वैसे उसे ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि मैं बस उसकी उस छोटी सी भलाई की दिल से इज्जत कर रहा ही था, पर अब बार बार मुझसे फ्री में चीजें लेने में उसे भी थोड़ी शर्मा रही थी। मैं भी एकदम प्यार से मुस्कुराया और बोला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस शिया जी। अब जाकर हम दोनों का हिसाब एकदम बराबर हो गया है, पर याद रखना अगली बार से मैं पक्का तुमसे अपना पूरा पैसा वसूलूंगा। पर जैसे ही मैंने उस कड़क केक को अपने हाथ में लिया, मुझे अचानक अपने बोले हुए शब्द वापस लेने का मन किया। आखिर हर चीज का ऐसे हिसाब रखने का क्या ही मतलब है? ये तगड़ा ब्लैक स्वान वाला केक तो आराम से मेरी 10 ड्रिंक्स के बराबर का ही होगा, तो मैंने बिना टाइम वेस्ट किए इसे उसी के साथ बांटकर खाने का शानदार फैसला किया। मैंने उससे पूछा, क्या तुम अंदर आना चाहोगी? शिया युक्सन ने कोई नखरा नहीं किया और एकदम इज्जत से बोली, ठीक है, फिर मैं आपको थोड़ी सी तकलीफ और दूंगी बॉस। मैंने झट से लाइट जलाई, अपने हाथ में पकड़े उस डिब्बे को खोला और एकदम फ्रेश आई हुई शानदार फूलों वाली चाय के 2 धांसू कप बनाकर मस्त से तैयार कर दिए थे। मैंने टशन में एक कप शिया युक्सन के बगल में रखा और फिर उस केक का डिब्बा खोला, पर मुझे कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा था कि इस स्वान को आखिर किस तरफ से काटना शुरू किया जाए। भाई, मुझे उस स्वान वाले केक पर ऐसे बुरी तरह कंफ्यूज होते देखकर शिया युक्सन धीरे से बोली, कोई बात नहीं, लाइए मैं ही इसे काट देती हूँ। और उसने मेरे हाथ से वो चाकू ले लिया। उसने एकदम किलर वाइब और स्वैग के साथ उस केक के टुकड़े किए और प्लेट में सजा दिए। जब वो महारानी केक काट रही थी, तब मैंने पूछा, क्या आज का काम खत्म हो गया है? मेरी ये बात सुनकर शिया युक्सन ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, आज पूरी दोपहर में मेरी कोई भी फालतू क्लास नहीं थी। मैंने उस शानदार केक का एक बड़ा सा बाइट लिया और उसकी तरफ घूरते हुए बोला, तो क्या तुम इतनी दूर से सिर्फ मुझे ये केक देने के लिए ही चलकर यहां तक आई हो मैडम? शिया युक्सन ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। उसके अंदर एक तगड़ी जंग चल रही थी और वो इस बात को मानना नहीं चाहती थी, पर सच तो यही था कि वो मेरे लिए आई ही थी। कुछ ही सेकंड के बाद उसने अपना सिर हिलाकर हाँ कर दी और बोली, अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाती तो मेरे इस दिल को बिल्कुल सुकून नहीं मिलता। ये सुनकर मुझे अंदर से बहुत ज्यादा बुरा लगा। मैंने कहा, मुझे माफ करना, मुझे सच में बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुम ऐसा सोचती हो। शिया युक्सन ने तुरंत अपना सिर हिलाया और झटके में बोली, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। उस दिन मैंने तेरा केक खाया था तो बदले में एक तुझे देना बनता है। भाई, ये सुनकर मेरा तो कुछ पल के लिए फ्यूज उड़ गया और मैं चुप रहा। फिर अचानक मैंने टॉपिक बदला और पूछा, क्या आप एक टीचर हैं मिस शिया? उसने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया और मुझे लगा कि यहाँ कोई बहुत तगड़ा बवाल तो नहीं है। क्या आप सच में यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं? मैंने सिर हिलाया। तभी तो आपसे मिलकर मुझे एकदम जानी पहचानी सी किलर वाइब आ रही थी, जैसे हम पहले से एक दूसरे को जानते हों। शिया युक्सन ने एकदम सस्पेंस में मुझे देखा तो मैंने जल्दी से अपना माजरा क्लियर किया और बताया कि दरअसल मेरे पिताजी भी एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ही हैं। तो चिल मारो, पहली बार देखने पर उनका दबदबा ऐसा लगता है कि लोगों की हवा टाइट हो जाती है।
और वो बहुत सख्त लगते हैं, लेकिन असल जिंदगी में वो बहुत ही अच्छे और शांत इंसान है यार। और आप भी कतई जहर और बहुत ही शांत नेचर की हैं, बस बाहर से थोड़ी दूर लगती हैं। ये सब फालतू बकवास करते करते मैंने अपनी प्लेट का पूरा केक सफाचट कर दिया था। भाई मैं इतना फुल हो गया था कि चाय का एक घूंट भी गले से नीचे नहीं उतर रहा था, और शिया युक्सिन अभी भी मेरे इंप्रेशन के बारे में ही सोच रही थी। उसने अपने सामने रखे खाने को छुआ तक नहीं था, और मैं अपना सिर नीचे करके और हाथ से मुंह छिपाकर ऐसे उबासी ले रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा जोकर हूं मैं। ये सब तमाशा देखकर शिया युक्सिन अचानक से बोली कि मैं ये टेबल साफ कर देती हूँ, और फिर वो सारा रायता समेटने के बाद बचा हुआ केक अपने साथ ही लेकर वहां से चुपचाप कल्टी मारकर निकल गई थी। फिर मैं स्वैग में अपनी गाड़ी के अंदर बैठा और शीशा नीचे करके सड़क के उस पार खड़ी शिया युक्सिन को हाथ हिलाकर टाटा बाय बाय मिस शिया बोल दिया, जैसे कोई बहुत बड़ा गेम बजाकर आ रहा हूं। शिया युक्सिन ने भी रिप्लाई में बाय बोला, और कुल मिलाकर मेरा आज का दिन काफी रापचिक और बवाल गया था। बस काश वो पनौती लुओ यूटिंग मुझे रास्ते में अपना मनहूस सा चेहरा बिल्कुल भी ना दिखाती यार। आज रात अपनी कॉलोनी के बाहर ही उससे मिलकर मेरा तो पूरा मूड ही खराब हो गया। सच में मैं जैसे ही अंदर मुड़ने के लिए इंडिकेटर दे रहा था, वो कबाड़ा करने आ गई थी वहां। वो लुओ यूटिंग अचानक भूत की तरह मेरी गाड़ी के ठीक सामने आ टपकी, तो डर के मारे मेरी हवा टाइट हो गई और मैंने एकदम से ब्रेक मारकर गाड़ी साइड में लगाई और फिर दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया था। हम दोनों सड़क के किनारे ऐसे ही खड़े थे, और मुझे आज इतना शांत देखकर उसे लगा कि आज मैं पिछली बार की तरह गुस्से में अपना माथा नहीं ठनकाऊंगा। तो उस पट्टू लुओ यूटिंग ने फाइनली चैन की एक लंबी सांस ली और एकदम रिलैक्स हो गई। आज इतनी लेट क्यों लौटे हो? उसका बोलने का टोन इतना कैजुअल था कि मुझे लगा ही नहीं कि हमारी अभी हाल ही में कोई भयंकर लड़ाई या कोई ऐसा तगड़ा वाला सत्यानाश हुआ था मेरे भाई। एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा जैसे सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो गया है, लेकिन मैं ये फालतू का दिखावा नहीं कर सकता था कि हमारे बीच कोई लोचा नहीं हुआ है मेरे यार। अभी बस काम खत्म करके आया हूं। ये कहकर जैसे ही उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, मैंने तुरंत ही उसका हाथ झटक दिया और दूरी बना ली। उसे मेरी ये दूरी महसूस तो हुई, लेकिन उस बेवकूफ को लगा कि मैं बस ऐसे ही फालतू में नखरे दिखा रहा हूं, और उसने मेरी बात को सीरियसली लेने का लोड नहीं लिया। तू तो रात 9 बजे तक काम से फ्री हो जाता था ना, तो अब घर 10 बजे क्यों आ रहा है? मैंने एकदम अकड़ दिखाते हुए अपना कड़क जवाब दे दिया। मेरा एक दोस्त दुकान पे आ गया था, तो हम दोनों बस थोड़ी देर गप्पे मार रहे थे। मेरी ये बात सुनकर लुओ यूटिंग अब पूरी तरह से रिलैक्स और चिल मार रही थी भाई। उस ढक्कन को लगा कि मेरा गुस्सा अब शांत हो गया है, और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, क्योंकि उसे पता था कि मैं उससे सच्चा वाला प्यार करता हूं। उसे लगता था कि अगर हमारे बीच कोई बवाल हो भी गया तो वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, और उसे अपनी हद भी पता थी कि ये बस एक छोटी सी बहस ही तो है। फिर उसने मेरी बिल्डिंग की तरफ इशारा करके कहा कि ऐसे बाहर सड़क पर खड़े रहकर तमाशा मत बनाओ। चलो अब चुपचाप घर के अंदर चलते हैं यार। हम वैसे भी अब जल्दी ही अपनी शादी का सर्टिफिकेट लेने वाले हैं, तो मैं सोच रही थी कि अगले कुछ दिनों में ये काम निपटा लें। फिर उसके बाद हमें ऐसे अलग अलग रहने का कोई टेंशन नहीं रहेगा। मैंने उसके इशारे को समझा और अपना सिर घुमाकर उस बिल्डिंग की तरफ ऊपर देखने लगा। कुछ सेकंड तक ऊपर देखने के बाद मैंने अपनी नजरें वहां से हटाई और सीधा उस लुओ यूटिंग की आंखों में देखते हुए कहा कि अब इस बात को तू यहीं पर पूरी तरह से भूल जा। ये सुनकर वो एकदम से शॉक हो गई और बोली, हमारी तो शादी होने वाली है ना, तेरे कहने का क्या मतलब है? ये देखकर मैंने उसकी तरफ घूरा और एकदम शांत एटीट्यूड में अपना सीधा सा जवाब दे दिया, मैंने तुझे पिछली बार भी ये बात बहुत अच्छे से समझा दी थी कि अब मुझे तुझसे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और वैसे भी तूने खुद ही अपने हाथों से वो ब्रेसलेट कचरे के डिब्बे में फेंक दिया था ना, तो फिर जब तू सब कुछ खत्म कर ही चुकी है तो आज अपना ये थोबड़ा लेकर यहाँ क्यों आई है? मेरी ये खतरनाक बात सुनकर लुओ यूटिंग के होंठ खुले के खुले रह गए, और वो गुस्से में घूरते हुए बोली कि तूने मेरा वो ब्रेसलेट वापस क्यों नहीं उठाया था? मैंने उसे एकदम अजीब नजरों से देखा और कहा कि जब तूने खुद ही उसे कचरे में फेंक दिया था तो मैं बेवकूफों की तरह उसे क्यों उठाता? तेरा ये फालतू का लॉजिक एकदम बकवास है। अगर तेरे पास कोई काम की बात नहीं है तो मैं जा रहा हूं। और जैसे ही मैं वहां से कल्टी मारने के लिए मुड़ा, उसने पीछे से मेरा हाथ पकड़ लिया था। उसकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा आ गया था, और वो बोली कि इस छोटी सी बात का इतना बड़ा रायता फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। ये बोलने के बाद उसने मुझे एकदम किलर नजरों से घूरना शुरू किया। मैंने भी अपना बायां हाथ उठाया और सीधा उसके चेहरे पर एक तगड़ा तमाचा जड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने एकदम बिजली की रफ्तार से अपना हाथ पीछे खींचा और डर के मारे 2 कदम पीछे हट गई थी। मेरा हाथ बस हल्का सा उसके चेहरे को छूकर निकल गया। ये देखकर उस लुओ यूटिंग का चेहरा एकदम पत्थर जैसा हो गया और वो गुर्राकर बोली, तू मुझे मारेगा आज? मैंने एक बहुत ही भयानक और डार्क वाली हंसी हंसते हुए कहा कि क्या मेरा निशाना चूक नहीं गया? लेकिन पिछली बार तो तेरा वो जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर एकदम सही निशाने पर लगा था। क्या तुझे सच में ऐसा लगता है कि इस सारे बवाल के बाद भी हम दोनों साथ रह सकते हैं? तो फिर तू अभी भी बेवकूफों की तरह मेरे पीछे क्यों पड़ी है? लुओ यूटिंग ने एकदम सती सावित्री बनकर बड़ी बेशर्मी से कहा कि वो सब तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले मेरा वो फेवरेट कप भी तो तूने ही तोड़ा था। उसकी ये फालतू बात सुनकर मेरे पास बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचे थे। मैं उस लड़की से इतना तगड़ा निराश हो चुका था कि मेरी बोलती ही बंद हो गई थी यार। मुझे अपनी किस्मत पर हंसी और रोना दोनों एक साथ आ रहा था कि मैंने इस जैसी छपरी लड़की से प्यार कैसे कर लिया। फिर मैंने हार मानकर उससे पूछा कि क्या सच में तुझे अभी भी कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा? मेरा तुझसे बात करने का कोई मन नहीं है।
चुपचाप पतली गली से निकल जा और मुझे कभी अपना मनहूस चेहरा मत दिखाना। अगर तुझे इतनी ही पुरानी यादें सता रही हैं तो जाकर अपने उस पुराने एक्स के साथ टाइम पास कर, बल्कि सिर्फ एक्स के साथ ही नहीं, अपने एक्स के भी एक्स के साथ जा। बस इतना बोलकर मैं सीधा अपने घर आ गया और चुपचाप अपने बेड पर लेटा। मेरा पूरा कमरा एकदम शमशान जैसा शांत था और जिंदगी में पहली बार मेरे पास उस लुओ यूटिंग को बोलने के लिए एक भी शब्द नहीं था। अब मेरा उस लड़की के साथ फालतू बहस करने का कोई मूड नहीं था। क्या वो सच में इतनी बेवकूफ थी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैं उसकी रग रग से बहुत अच्छे वाकिफ था। उसने मुझसे जो भी फालतू बातें की वो किसी बहुत शातिर और सोची समझी प्लानिंग जैसी लग रही थी। वो मेन मुद्दे को चालाकी से इग्नोर कर रही थी और बस छोटी फालतू की बातों को खींचकर बिना मतलब का एक बड़ा बखेड़ा खड़ा कर रही थी। यार, उस लुओ यूटिंग को बहुत अच्छे से पता था कि उसने कहाँ भसड़ मचाई है, लेकिन वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थी। वो बस मेरे झुकने का इंतजार कर रही थी ताकि बाद में वो मुझ पर हावी हो सके। आज इस बार वो पूरी तरह से गलत थी, क्योंकि मुझ पर हाथ उठाना, मुझे अपना ये वाला टॉक्सिक एटीट्यूड दिखाना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। यार, उसने जो भी गेम खेला वो सब एकदम बेकार है। मुझे अब रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। मैं बस चुपचाप खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर के इस खतरनाक और घुटन भरे काले अंधेरे को एकटक घूर रहा हूं। अब कुछ नहीं हो सकता। कम से कम आसमान में चांद ऊपर था, हालांकि उसकी रोशनी से कुछ खास उजाला नहीं हो रहा था। फिर भी पता नहीं क्यों अंदर से मेरा भारी दिल अब काफी ज्यादा हल्का और एकदम चिल महसूस कर रहा था। अगली सुबह मैं कैफे बिल्कुल भी नहीं गया। रात भर नींद नहीं आई थी, तो सुबह सीधे 10 बजे ही मेरी आंख खुली, और वो भी तब जब किसी ने फोन करके मेरी नींद खराब कर दी। एकदम भयंकर वाला लोचा हो गया मेरे साथ। आधी नींद में मैंने अपना हाथ बढ़ाकर फोन उठाया और आंखें मलते हुए कॉल रिसीव किया। सामने से जियांग यू की आवाज आई, जो मुझसे सीधे तंज कसते हुए पूछ रही थी कि क्या मैं अभी तक सो रहा हूं और उठा नहीं हूं। मैंने सुना है कि पिछले कुछ दिनों से तुम सुबह बहुत जल्दी कैफे पहुंच जाते हो और पूरे दिन बहुत ज्यादा बिजी रहते हो, पर आज जिनजे ने तुमको दुकान पर बिल्कुल भी नहीं देखा, तो सीन क्या है? सब ठीक तो है? मैंने अपने बिस्तर पे करवट ली और धीरे से बोला कि आज मैं देर तक सोता रहा, इसलिए कैफे नहीं गया। जियांग यू को शक हो गया था कि मेरा मूड पक्का खराब है और शायद इसकी वजह एक बार फिर से वही चुड़ैल लुओ यूटिंग ही है। पर वो मुझसे सीधे सीधे सवाल नहीं पूछना चाहती थी, इसलिए उसने धीरे से बस टटोलते हुए मुझसे पूछा कि क्या मैं तुम्हारे लिए लंच लेकर आऊं। मैंने भी एक सेकंड लगाए बिना तुरंत मना कर दिया और साफ कह दिया कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनकर जियांग यू ने झट से बोला, तो फिर घर से बाहर निकल और आजा, हम दोनों साथ में बैठकर लंच करते हैं। पास ही में एक एकदम नया रेस्टोरेंट खुला है, चल वहीं चलते हैं और मजे से फ्री का खाना पेल कर आते हैं। यार, मैं भी मान गया और बोला ठीक है। मैंने तुरंत बिस्तर छोड़ा और फोन काट दिया। फिर जल्दी से नहा धोकर फ्रेश हुआ और अपने बढ़िया वाले कपड़े पहनकर अपनी कार की चाबी उठाई और सीधा उस एड्रेस के लिए निकल पड़ा जो जियांग यू ने मुझे भेजा था। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि जियांग यू और चुओ पहले से ही दरवाजे पर खड़े होकर मेरा इंतजार कर रहे थे। मैंने जाकर दोनों को हेलो बोला। मुझे देखते ही जियांग यू ने मुझे घूरते हुए पूछा कि भाई, तू आज सुबह पूरे 10 बजे क्यों उठा था? क्या बात है? मैंने एक गहरी सांस ली और कहा, यार, कल रात मैं बिल्कुल भी ढंग से सो नहीं पाया। मुझे इतना तगड़ा गुस्सा आ रहा था कि नींद ही उड़ गई थी। फिर हम एक प्राइवेट रूम में जाकर बैठ गए, जहां मैनेजर मुझे ऊपर से नीचे तक घूरने लगा। क्या टिंग टिंग कल रात तुझसे मिलने के लिए आई थी? मैंने हाँ में सिर हिलाया और अपना सिर दर्द से दबाते हुए जवाब दिया। भाई, बस उसे देखते ही मेरा भयंकर दिमाग खराब होने लगता है। कसम से सच बता रहा हूं, मैं अब उससे आगे एक भी शब्द बिल्कुल नहीं बोलना चाहता हूं। उस ढक्कन को इंसानों की भाषा बिल्कुल समझ नहीं आती। चूहो जोर से हंस पड़ी और बोली, खैर, वो बेचारी अब भी इसी उम्मीद में है कि तू उसे फिर से प्यार करेगा। ये सुनकर जियांग यू ने मुंह चढ़ाया और बोली, उसे इग्नोर कर हवा आने दे। चूहो ने गहरी सांस ली और पूछा, वैसे जब तू पिछली बार डॉक्टर को दिखाने गया था तो क्या तेरी माँ को कुछ पता था? मैंने नाम में सिर हिला दिया। मैं अपनी माँ के हॉस्पिटल में गया ही नहीं था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उन्हें कुछ पता चले। चूहो ने मुझसे दोबारा पूछा कि क्या होगा अगर तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे और लुओ यूटिंग के इस रिश्ते के बारे में कुछ भी पूछेंगे, तो तुम क्या बोलोगे? उसकी बात सुनकर मैंने बस एक पल के लिए सोचा और बेफिक्र होकर कहा कि जब जो होगा मैं अपने आप तब का तब देख लूंगा भाई। चूहो ने उदास होकर अपना सिर नीचे झुका लिया और बोली, अंकल लू और आंटी शेन दोनों ही अपनी होने वाली बहू लुओ यूटिंग से बहुत ही ज्यादा खुश और पूरी तरह संतुष्ट हैं। लू शेन, तुम्हारी तो खटिया खड़ी होने वाली है और आगे तुम्हें सच में एक बहुत ही तगड़ी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। उस समय जब चूहो ने जियांग यू से सुना कि पागल लुओ यूटिंग ने सिर्फ एक टूटे कप के लिए शेन पर हाथ उठाया है, तो उसका फ्यूज उड़ गया। उसने सोचा कि क्या उस बंदी के दिमाग में सच में बस वो कप ही भरा है? क्या सच में एक कप के लिए ये सब तमाशा करना उसके लिए सच में इतना ज्यादा जरूरी या वर्थ था? मैं चुपचाप अपना खाना खाता रहा और बात पलटते हुए बोला, यार, उसका दिमाग दही करने वाला टॉपिक बंद करो। क्या तुम दोनों आज बिजी नहीं हो? अगर तुम नल्ले हो तो चलो लंच के बाद शॉपिंग करने चलते हैं। इस पर उन दोनों ने भी तुरंत ही कह दिया कि वो एकदम फ्री बैठे हुए हैं। कहने को तो हम शॉपिंग करने गए थे, पर सच कहूं तो वो दोनों मुझे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी और इसी चक्कर में उन्होंने मेरी कार की पूरी डिग्गी फालतू के सामान से एकदम ठूस ठूस कर भर दी थी। घर जाने से पहले मैं इत्तेफाक से यूनिवर्सिटी टाउन वाले रास्ते से होकर गुजर रहा था। मेरे मम्मी पापा का घर भी वहीं एकदम पास में ही था, इसलिए मैंने अपनी कार सीधे उनकी कॉलोनी के अंदर घुसा दी और कार से बाहर निकलने से पहले मैंने आराम से बैठकर अपने डैड को सीधा एक कॉल लगा दिया। जैसे ही मेरा फोन उठा, मैंने सबसे पहले पूछा कि डैड, क्या आप घर आ गए हो? मैं बस आपकी बिल्डिंग के नीचे खड़ा हूं।
आज रात मुझे आपके हाथ के बने हुए मस्त स्वीट एंड सॉर रिब्स और वो एकदम क्रिस्पी पोर्क खाने का मन कर रहा है। मेरे डैड लू शाओमिंग ने एकदम बेचारा सा मुंह बनाकर लाचारी से जवाब दिया कि मुझे डर है कि आज रात तो ये सब नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज रात मुझे अपने कुछ पुराने दोस्तों के साथ एक डिनर पार्टी में जाना है। पशिन तेरी माँ और मैं हम दोनों मिलकर तेरी तरफ से भी वो स्वीट एंड सॉर रिब्स और क्रिस्पी पोर्क पेट भर के खा लेंगे। उनकी ये बात सुनकर मेरा तो फ्यूज उड़ गया। मैं चिल्लाया कि मुझे भी खाना है। लू शाओमिंग एक हल्की सी मुस्कान के साथ बोले कि ठीक है, मैं अगली बार तेरे लिए पक्का बना दूंगा। वैसे भी अब शाम काफी ज्यादा हो चुकी है, तो तू एक काम कर, खुद के लिए कुछ पका ले। मैंने चुपचाप अपना फोन काट दिया, लेकिन उसके ठीक बाद मेरे प्यारे डैड ने मुझे एक मनी ट्रांसफर भेजा, जिसे देखकर मैं खुश हुआ। उस ट्रांसफर नोट में साफ लिखा था कि ये तुम्हारे फेवरेट स्वीट एंड सॉर रिब्स और उस क्रिस्पी पोर्क के लिए मेरी तरफ से एक छोटी सी पार्टी ही समझो। जाहिर सी बात है, मैंने भी एकदम मजे से वो पैसे रख लिए। फिर मैंने अपनी कार कॉलोनी के मेन गेट से बाहर निकाली और इत्तेफाक से उस वक्त मैं बिल्कुल जियांग यूनिवर्सिटी के गेट के सामने से गुजर रहा था। तभी मेरी नजर स्कूल के गेट से बाहर निकलते हुए कुछ बेहद हैंडसम लड़कों और कतई जहर लगने वाली सुंदर लड़कियों पर पड़ी। मैं खुद को रोक नहीं पाया और अपनी कार गेट के ठीक तिरछे सामने ही पार्क कर दी। मैंने शीशा नीचे किया और अपनी बाहें विंडो पर टिकाकर बाहर का नजारा देखने लगा। सच कहूं तो इन हैंडसम लड़कों और सुंदर लड़कियों को देखकर मेरा मूड सच में एकदम रापचिक और फ्रेश हो जाता है कसम से। शाम के 4 बज चुके थे और मुझे उन्हें घूरते हुए लगभग 7-8 मिनट हो गए थे। स्टूडेंट्स की एक के बाद एक लगातार कई लहरें बस गेट से बाहर की तरफ निकलती ही जा रही थीं। तभी अचानक से मुझे भी अपने पुराने यूनिवर्सिटी के दिनों की याद आने लगी और मैं पूरी तरह से अपनी पुरानी यादों में खो गया था कि तभी मेरे ठीक बगल से मुझे किसी की एक बहुत ही जानी पहचानी सी आवाज सुनाई दी, जिसने मेरा ध्यान तोड़ा। मिस्टर लू, वो आवाज सुनकर मैंने झटके से अपना सिर घुमाया और सीधा अपनी कार के ठीक सामने खड़ी उस खूबसूरत औरत की तरफ देखा, और वो कोई और नहीं बल्कि मिस शिया थी। मैं एक पल के लिए एकदम सुन्न पड़ गया और हड़बड़ाहट में मैंने अपनी बाहें विंडो से हटा ली। फिर मैं बोला, मिस शिया, क्या इत्तेफाक है, आप यहाँ कैसे और आपका इस जगह पर आना कैसे हुआ? मैं शियाओयू माउंटेन से वापस घर लौट रही थी कि तभी मुझे ये कार काफी जानी पहचानी लगी। फिर जब मैंने ध्यान से इसका लाइसेंस प्लेट चेक किया तो मुझे पता चला कि ये तो आपकी ही है। शिया युक्सवान ने जियांग यूनिवर्सिटी की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा कि मैं यहाँ काम करती हूँ। मैंने भी स्कूल की तरफ अपना सिर घुमाया और कहा, मैं बस ऐसे ही इस यूनिवर्सिटी के आसपास घूम रहा था। क्या सच में? उसने एकदम कंफ्यूज होकर मुझे देखा और पूछा, लेकिन तुम यहाँ फालतू में क्यों घूम रहे हो? उसकी ये बात सुनकर मैं अचानक से एकदम ऑकवर्ड हो गया। क्या मैं अब इसे ये बताऊं कि मैं इनके स्कूल के हैंडसम लड़कों और हसीन लड़कियों को अपनी आंखें सेकने के लिए ताड़ रहा था? मैंने बात घुमाने का फैसला किया और स्मार्टली बोला कि वो मेरे मम्मी पापा का घर बस यहीं पास है। मैं उधर से गुजर रहा था। मैंने इन छात्रों को देखा जो एकदम कड़क और फुल टू धमाल माहौल में लग रहे थे, इसलिए मैं थोड़ा और रुककर देखने लगा। भाई, शिया युशवान वहीं घूरने लगी जहां मेरी नजर थी। तभी मुख्य द्वार से एक लड़का सीधा बाहर की तरफ आ रहा था, जिसका कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। वो बंदा ऐसा लग रहा था जैसे अभी नींद से जागा ही नहीं है। उसका तो अलग ही लोचा था। मैंने सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा सही है यार। मैंने बोला, एकदम सही बात है। शिया युशवान अभी भी उसी मुख्य द्वार की तरफ घूर रही थी और फिर बोली, सच में ये सारे बच्चे बहुत ज्यादा जोश और ऊर्जा में हैं। तभी अचानक से उसका तरीका एकदम बदल गया और वो पूछने लगी, क्या तुम अपने माता पिता के घर जा रहे हो? मैंने नाम में अपना सिर हिलाया। भाई, मेरे माता पिता बाहर खाना खाने गए हुए हैं, इसलिए मैं अपने लिए खाना बनाने घर जा रहा हूँ। मैंने थोड़ा सा रुककर आराम से शिया युशवान की तरफ देखा कि माजरा क्या है यार। मोहतरमा शिया, क्या आप मेरे साथ बाहर रात का खाना खाना पसंद करेंगी? ये सुनकर शिया युशवान ने अपने होंठ सिकोड़े और गिनकर 2 पल तक एकदम चुपचाप ही खड़ी रही। मेरी गाड़ी बस थोड़ा सा आगे खड़ी है, मैं आपके पीछे पीछे आता हूँ। जैसे ही मैंने अपनी बात खत्म की, तभी अचानक से एकदम 2 या 3 लड़कों की और लड़कियों की मिली जुली सी आवाज गूंजने लगी और उन्होंने चिल्लाकर कहा, अलविदा गुरुजी। ये सब सुनकर सच में मेरा तो एकदम माथा ठनका था। मैंने अपना सिर घुमाया और अपनी गाड़ी की खिड़की से बाहर खड़े उन छात्रों को देखा और एकदम उसी समय उन तीनों छात्रों ने भी पीछे मुड़कर सीधा मेरी तरफ ही देखा था यार। अचानक से मुझे थोड़ा सा अजीब लगने लगा यार, क्योंकि उनकी आंखें बहुत ज्यादा साफ और सच्ची थीं और उनकी उन आंखों में तो बहुत ही ज्यादा आदर और सम्मान भी था। शिया युशवान ने अपना सिर हिलाकर उन सभी को जवाब दिया और फिर अपना हाथ हिलाते हुए अलविदा कहा। ठीक उसी वक्त मैंने वहां से निकलने के लिए अपनी गाड़ी चालू कर दी थी। भाई, वो तीनों छात्र अभी भी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे और हाथ हिला रहे थे, इसलिए मैंने भी किसी तरह जबरदस्ती ही सही लेकिन एक झूठी सी मुस्कान दिखा दी। वहां से निकलने से बस एकदम पहले मैंने उन लोगों की आपस की बातचीत सुन ली थी कि ये वाला भी बहुत अच्छा दिख रहा है और वो वाला भी अच्छा है। मैंने जानबूझकर अपनी गाड़ी की रफ्तार धीमी कर ली थी। शिया युशवान ने भी देख लिया था कि उसकी गाड़ी पीछे देखने वाले मेरे शीशे में साफ नजर आ रही है। सिर्फ तभी जाकर मैंने रफ्तार बढ़ाई थी, इससे पहले मैं बस शर्मिंदा होने में बहुत व्यस्त था। मेरे दिमाग में यही चल रहा था, क्या उन छात्रों ने उसे सचमुच गुरुजी कहा? मैंने थोड़ा हैरान होते हुए सामने देखा, क्या मैंने कुछ गलत सुन लिया? मोहतरमा शिया की उम्र तो बिल्कुल मेरे ही बराबर लग रही है। सिर्फ 26 साल की उम्र में ही वो इतनी कम उम्र में गुरु जी के पद पर कैसे पहुंच गई? ये सोचकर ही मेरा तो एकदम फ्यूज उड़ गया था। मेरे पिता 32 साल की उम्र में गुरुजी बने थे और मैं तो उसी बात को बहुत बड़ी और एकदम बवाल चीज मानता था, लेकिन ये देखकर तो मेरी पूरी हवा टाइट हो गई थी। क्या मोहतरमा शिया सच में इतनी ज्यादा काबिल और रापचिक हैं, या फिर शायद वो असल में 30 साल से ऊपर की कोई औरत है जिसका राज मुझे अभी नहीं पता? लेकिन वो दिखने में तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं लगती।
आज रात को मैं पक्का शियान विश्वविद्यालय के सारे जवान गुरुओं के बारे में पूरी ऑनलाइन छानबीन पक्का करने ही वाला हूँ। इतनी ज्यादा चौंकाने वाली इस तगड़ी खबर के बारे में विद्यालय ने जरूर हर जगह जोर शोर से बताया होगा, इसलिए उसके बारे में जानकारी निकालना मेरे लिए बिल्कुल भी कोई मुश्किल काम नहीं होगा यार। मैंने एक चीनी भोजनालय चुना जहां मैं पहले भी अक्सर जाया करता था। मुझे हमेशा से लगता है कि वहां की खट्टी मीठी पसलियां सच में एकदम असली और एक नंबर होती हैं। मैंने अपनी गाड़ी को बाहर पार्किंग की जगह पर बहुत आराम से खड़ा किया और फिर बाहर निकलकर मोहतरमा शिया के आने का चुपचाप वहां इंतजार करने लगा। शिया युशवान अपनी गाड़ी से बाहर निकली। उसने उस भोजनालय के नाम की तरफ एक नजर डाली और फिर मुझे ये पूछते हुए सुना कि क्या ये जगह खाना खाने के लिए ठीक है भाई। उसने अपना सिर हिलाया और हाँ में जवाब दिया। फिर हम दोनों एक साथ अगल बगल चलते हुए उस भोजनालय के अंदर की तरफ आराम से चले गए। वहां काम करने वाला आदमी हमें खिड़की के पास वाली सीट पे ले गया और बहुत ही इज्जत के साथ उसने खाना मंगाने के लिए एक स्क्रीन हमारे हाथ में थमा दी थी भाई। मैंने शिया युशवान को वहां की खट्टी मीठी पसलियों और कुरकुरे सुअर के मांस के बारे में बताया और कहा कि ये दोनों ही चीजें यहाँ बहुत स्वादिष्ट और लाजवाब मिलती हैं। बात करते करते मैंने उस स्क्रीन पे उन दोनों खाने की चीजों को चुन लिया था। अपनी पसंद के पकवानों को अच्छे से चुनने के बाद मैंने उस स्क्रीन को वापस नीचे रख दिया था भाई। मैंने स्क्रीन नीचे रखकर शिया युशवान को अपनी पसंद का कुछ चुनने दिया। उसने भी बहुत जल्दी से अपने लिए अपना पसंदीदा खाना चुन लिया और फिर उस स्क्रीन को वापस नीचे रख दिया था बॉस। स्क्रीन नीचे रखने के बाद उस आदमी ने सब कुछ लिख लिया और हमें कुछ देर तक इंतजार करने के लिए बोलकर वो वहां से तुरंत सीधा निकल गया था। मुझे अचानक से ऐसा लगा कि मोहतरमा शिया बिल्कुल भी दिखावा नहीं करती हैं, वो सच में सुलझी हुई हैं और वो बस वही काम करती हैं जो करना जरूरी होता है और बिना मतलब के फालतू के शब्द बिल्कुल नहीं बोलती हैं। यही सब सोचते हुए मैंने उनसे पूछा कि आज सुबह आपके विद्यालय के पास आपके मुख्य द्वार पर मैंने लोगों को आपको गुरुजी बुलाते हुए सुना था। ये बात सुनकर शिया युशवान ने इस विषय से बिल्कुल भी बचने की कोशिश नहीं की और सीधा जवाब दिया था। उसने बहुत ही शांति से जवाब दिया, हाँ, पिछले साल ही मेरा ओहदा बढ़ा दिया गया था। ये सुनकर मेरे तो तोते उड़ गए क्योंकि मैंने सच में ऐसी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं की थी। यह रात के खाने का समय था और वहां पर लोगों का आना जाना लगातार लगा हुआ था और अब वो भोजनालय धीरे धीरे बहुत ज्यादा ही गुलजार और भरा हुआ सा हो गया बॉस। जब वो आदमी हमारा सारा मंगाया हुआ खाना लेकर वहां पर आ गया तब मैंने उससे कहा कि तुम भी इनकी ये खट्टी मीठी पसलियां खाकर देखो, एकदम रापचिक और कड़क होती हैं। ये सच में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। मेरी ये बात सुनकर शिया युशवान ने खाना खाने वाली अपनी डंडियां उठा ली और पसलियों का एक टुकड़ा उठाकर बड़े आराम से उसे अपने मुंह में डाल लिया था। स्वाद चखने के बाद उसने अपना सिर हिलाया और कहा, यह काफी अच्छा है। फिर मैंने उस कुरकुरे सुअर के मांस वाली प्लेट की तरफ हाथ से इशारा किया था और ये कुरकुरा मांस भी खाकर देखो। शिया युशवान की डंडियां उस कुरकुरे सुअर के मांस की तरफ तेजी से आगे बढ़ीं और उसने उसे उठाकर उसका एक छोटा सा टुकड़ा चख कर देखा। उसने फिर से अपना सिर हिलाया और कहा, यह भी काफी अच्छा बना है। उसकी हाँ सुनने के बाद मुझे बहुत तसल्ली मिली और मैं बहुत ही सुकून से मुस्कुराया। मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है। फिर मैंने अपना सिर नीचे किया और अपना पूरा का पूरा ध्यान खाने पर लगा दिया था। खाना खाते समय हम दोनों के बीच कुछ ज्यादा बात नहीं हुई, हम बस बीच बीच में एक दो बातें कर लेते थे। मोहतरमा शिया ज्यादा बातूनी नहीं है, लेकिन वो कभी भी ऐसा माहौल नहीं बनाती हैं जिससे किसी को भी वहां अजीब महसूस हो, इसलिए उनके साथ खाना खाना मेरे लिए बिल्कुल भी अजीब नहीं था। रात का खाना खत्म होने के बाद हम दोनों वहां से उठे और पैसे देने वाली जगह की तरफ चल दिए। शिया युशवान पैसे देने के लिए सबसे पहले अपना फोन बाहर निकालने ही वाली थी, लेकिन मैंने उसे बीच में ही रोक दिया और मुस्कुराते हुए बहुत आराम से उससे कहा कि आज के इस खाने का खर्चा मेरे पिताजी की तरफ से है। इतना कहने के बाद मैंने अपना कोड पैसे काटने के लिए आगे कर दिया और पैसे सफलतापूर्वक कट जाने के बाद हम दोनों उस भोजनालय से आराम से बाहर निकल आए थे। मैंने शिया युशवान की तरफ एक नजर डाली क्योंकि मुझे डर था कि कहीं वो नाराज ना हो जाए, इसलिए मैंने उसे समझाते हुए कहा कि आज मुझे रात का खाना अपने माता पिता के साथ उनके घर पर खाना था, लेकिन वो दोनों बाहर किसी दावत में चले गए और उसकी जगह उन्होंने मुझे पैसे भेज दिए, इसलिए मैंने उन पैसों का इस्तेमाल आज के हमारे इस खाने के लिए किया। चूंकि मैंने भी खाना खाया है तो आप बस ऐसा समझ लीजिए कि आपने मेरा साथ दिया। ओह हाँ, वैसे कल उस स्वादिष्ट केक के लिए आपका बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया। शिया युशवान बहुत प्यार से मुस्कुराई। तो फिर आज मुझे रात की इतनी शानदार दावत देने के लिए मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैंने कह दिया, कोई बात नहीं, मेरा दिमाग अब काफी ज्यादा अच्छा और एकदम तरोताजा है, कल रात की तरह खराब नहीं है। फिर मैंने अपनी घड़ी में समय देखा था, बॉस शाम के 7 बज रहे थे। मोहतरमा शिया, अब आपको अपने घर जाना चाहिए और जाकर आराम करना चाहिए। ये बात सुनने के बाद शिया युशवान ने अपनी सहमति में सिर हिला दिया था। बॉस ठीक है, अपने घर वापस जाते समय अपना पूरा ध्यान रखना। यह कहकर मैं गाड़ी में बैठ गया और उसकी तरफ हाथ हिलाया। उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठ गई। मेरे वहां से निकलते ही उस बंदी को तुरंत एहसास हो गया था कि पीछे से कोई उसे घूर रहा है। माजरा क्या है समझने के लिए वो वहीं खड़ी रही और इंतजार किया। उसने अपनी गर्दन घुमाई और कुछ ही दूरी पर खड़ी उस औरत को देखा। वो चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा था। पक्का वही अप्सरा है जो थोड़ी देर पहले कैफे के अंदर मौजूद थी। ये तो वही बंदी है जिसका मिस्टर लियू के साथ कैफे में भयंकर बवाल हुआ था। पक्का उनकी पुरानी एक्स गर्लफ्रेंड होगी। शिया युशवान ने उसे बस एक तीखी नजर से देखा और गाड़ी स्टार्ट करके वहां से सीधे कट ली। उसके चेहरे पर गजब का खौफ था। इधर लियू योइंग अपने कुछ दोस्तों के साथ रात का खाना खाने आई। जैसे ही वो अपनी गाड़ी से बाहर निकली उसकी नजर मुझ पर पड़ी। मैं एक एकदम अनजान लड़की के साथ उस रेस्टोरेंट से बाहर आ रहा था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा। हालांकि हम दोनों के बीच ऐसा कोई भी गलत या अजीब सीन नहीं चल रहा था, फिर भी वो नजारा देखकर उसका एकदम माथा ठनक गया।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि मेरा कोई ऐसा दोस्त भी है जिसके साथ मैं डिनर पर जा सकता हूँ। पास में खड़ी उसकी एक सहेली ने मुंह बनाकर गहरी सांस ली और मजे लेते हुए बोली, तुम आखिर कितनी देर से यहाँ बुतों की तरह खड़ी होकर ये सारा तमाशा देख रही हो? वो तुम्हारा मंगेतर है। अगर तुमने उसे किसी और के साथ इस तरह डिनर करते हुए रंगे हाथों पकड़ ही लिया तो सीधे जाके उससे सवाल क्यों नहीं करती? ऐसा तो है नहीं कि वो तुम्हें एकदम इग्नोर मार देगा। ये बात सीधे लियू योइंग के दिल पर जाकर तीर जैसी लगी। अपना मुंह बंद रख और सिर्फ अपने काम से काम मतलब रख, ज्यादा डेढ़ शानी मत बन। उसकी दोस्त ने ऐसे कंधे उचकाए जैसे बिना किसी फालतू गलती के उसे फोकट में तगड़ी डांट पड़ गई हो। लियू योइंग ने गुस्से में अपना फोन निकाला और तुरंत शिया युशवान का नंबर डायल किया। उसने इधर उधर की कोई फालतू बात घुमाए बिना सीधा मुद्दे की बात पर आते हुए कड़क सवाल दागा, क्या वो आजकल किसी नई लड़की से मिल रहा है जो दिखने में कतई जहर और बहुत ज्यादा सुंदर हो? ये बात सुनकर शिया युशवान अपनी हंसी नहीं रोक पाई और मुस्कुराई। लियू योइंग, क्या तेरा दिमाग दही हो गया है जो तू फिर से इतना ज्यादा सोच रही है? कौन सी लड़की भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो आज बस हमारे साथ खा रहा था। अगर वो रेस्टोरेंट में नहीं है तो पक्का काम कर रहा होगा या घर पर सो रहा होगा। उसे किसी नई लड़की से मिलने या फालतू इश्कबाजी करने का टाइम कहाँ मिलेगा? लियू योइंग ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। शिया युशवान ने मजे लेते हुए बोला, अच्छा तो तूने उसे किसी औरत के साथ डिनर करते देख लिया? वो अपनी मर्जी से किसी के साथ भी खाना खा सकता है। ये तो एकदम नॉर्मल सी बात है जब तक तूने उन दोनों को एक साथ घर जाते हुए ना देखा हो। ये बात सुनकर लियू योइंग का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो गया और उसने धीमी आवाज में हार मानते हुए कहा, नहीं, मैंने घर जाते हुए तो नहीं देखा। तो फिर आज ऐसा कौन सा कांड हो गया जिसने तेरा माथा ठनका दिया है? तू तो एकदम आग बबूला हो रही है। शिया युशवान ने मजे लेते हुए पूछा। योइंग ने जवाब दिया, तूने? ये सोचकर कि लियू योइंग बस एक मामूली कप के पीछे इतना बड़ा बवाल खड़ा कर सकती है, शिया ने उस पर चिल्लाया तक नहीं, जो अपने आप में ही एक बहुत गजब की बात थी। और अब वो यहाँ आके पूछ रही है कि उसे गुस्सा किसने दिलाया है। हालांकि लियू जियान के लिए किसी अनजान औरत के साथ डिनर पर जाना सच में बहुत ज्यादा अजीब बात तो थी, लेकिन उसे ये भी बहुत अच्छे से पता था कि उन दोनों के बीच का रिश्ता एकदम साफ और दोस्ती वाला ही होगा। फिर भी ये बात लियू योइंग का माथा ठनकाने के लिए काफी थी। ये सुनते ही लियू योइंग का पारा एकदम 7वें आसमान पर चढ़ गया और वो भड़कते हुए बोली, ठीक है, अब मैं फोन काट रही हूँ। शिया के कुछ बोलने से पहले ही उधर से कॉल कट चुका था। उसने बिना कोई टाइम बर्बाद किए तुरंत जियांग यू को तगड़ा मैसेज टाइप करके भेज दिया। लियू योइंग ने आज लियू जियान को किसी दूसरी औरत के साथ डिनर करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है। ये कांड देखकर तो सच में उसकी जलकर राख हो गई होगी। जियांग यू ने हंसते हुए रिप्लाई किया, उसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। मैं अभी से लियू योइंग की उतरी हुई शक्ल इमेजिन कर पा रहा हूँ। घर वापस आने के बाद मैंने आराम से नहाया और जैसे ही मैं शांति से सोने के लिए बेड पर लेटा, अचानक से बहुत जोर से वाइब्रेट करते हुए मेरे फोन की स्क्रीन चमक उठी। स्क्रीन पर एकदम अनजान नंबर था, लेकिन मेरा दिमाग तुरंत समझ गया कि यह पक्का लियू योइंग का ही काम है। अब मेरे पास उससे बात करने के लिए कुछ भी बचा नहीं था। तो आखिर में ये सारे झगड़े और तमाशे आपको सिर्फ एक खामोशी और गहरी निराशा की तरफ ही धकेलते हैं, जहां सामने वाले से सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं और बस खौफनाक सन्नाटा बचता है। उसका फोन उठाना मतलब अपनी ही नस फाड़ना और खुद का खून जलाना था। फिर भी वो पनौती नंबर बिना रुके लगातार मेरे फोन पर बजे जा रहा था। मैंने ना तो उसका कॉल उठाया और ना ही उसे काटा। इसके बजाय मैंने सीधा शिया को एक मैसेज टाइप किया और बिना सोचे सेंड कर दिया, क्या तुम लियू योइंग को बोल सकती हो कि मुझे पागलों की तरह यूं कॉल करना बंद करे? मुझे उससे कोई बात नहीं करनी है। वैसे पहले मेरा प्लान था कि जियांग यू जाकर उसे ये बात समझाए, लेकिन मुझे डर था कि कहीं जियांग यू गुस्से में आकर कुछ ज्यादा ही ओवररिएक्ट ना कर दे। इसलिए मैंने तय किया कि ये काम शिया के जरिए ही करवाना एकदम बढ़िया और सेफ रहेगा। शिया ने मजे लेते हुए रिप्लाई किया, ये तो भारी कॉमेडी हो गई। वो पक्का तुझसे यही पूछने के लिए कॉल कर रही होगी कि आखिर तू किसी दूसरी लड़की के साथ बैठकर डिनर क्यों कर रहा था। अगर वो गुस्से में आग बबूला है तो एकदम सही है। शिया का ये मैसेज देखकर मैं कुछ देर तक बस उसे ही घूरता रहा। मेरे दिमाग में चल रहा था कि लियू योइंग को मेरे डिनर वाली बात आखिर पता कैसे चली। तो मैंने उससे सीधा पूछा, उसे कैसे मालूम पड़ा ये सब? शिया ने जवाब दिया, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, लेकिन जब उसने मुझे कॉल करके इस बारे में पूछा था तब शाम के करीब 7 बज रहे थे भाई। शायद डिनर के वक्त तुम दोनों का आमना सामना हो गया होगा। 7 बजे का टाइम, ये तो बिल्कुल वही वक्त था जब मैं और मिशिया खाना खाकर बाहर निकले। रेस्टोरेंट से बाहर की तरफ आए थे। शायद उस वक्त उसने हमें एक साथ देख लिया था। अगर लियू योइंग का वो घमंड से भरा एटीट्यूड बीच में ना आता और हम दोनों की भयंकर लड़ाई ना हुई होती तो वो इस उम्मीद में नहीं बैठती कि मैं पहले माफी मांगूंगा, बल्कि वो उसी वक्त दौड़कर मेरे पास आती और सरेआम मेरा कॉलर पकड़कर मुझसे सवाल करती। मैंने शिया को वापस रिप्लाई किया कि उसे तुरंत बोल दे कि वो मुझे कॉल करना बंद कर दे। शिया ने भी तुरंत बोल दिया, समझ गई। चैट वाली स्क्रीन बंद करने के बाद मैं अपना फोन साइड में रखने ही वाला था और सोने के लिए कमरे की लाइट बंद करने जा रहा था। तभी अचानक से मेरे दिमाग की बत्ती जली और मुझे मिस शिया के बारे में कुछ याद आ गया। मैंने तुरंत इंटरनेट का सर्च पेज खोला और वहां जियांग यूनिवर्सिटी शिया टाइप करके ढूंढा। जैसे ही मैंने इंटरनेट पर मिस शिया के बारे में सर्च किया, मेरी स्क्रीन पर तुरंत ही एक नाम फ्लैश होने लगा और वो पूरा नाम था शिया युशिन। मैंने बिना कोई देरी किए तुरंत उस लिंक पर क्लिक किया और वहां लगी उनकी साइट प्रोफाइल वाली फोटो देखकर ही मुझे 100% यकीन हो गया कि ये पक्का हमारी मिस शिया ही है। एकदम कंफर्म था। उस स्कूल के कॉलम में उनके बारे में एक पूरा आर्टिकल छपा हुआ था, जिसमें लिखी उम्र के हिसाब से वो चीनी डिपार्टमेंट की सबसे कम उम्र वाली और सबसे टैलेंटेड प्रोफेसर मानी जाती हैं, जो कमाल है।
उस हिसाब से इस साल उनकी उम्र 28 साल होनी चाहिए, लेकिन मैंने बहुत देर तक पेज स्क्रॉल किया, फिर भी मुझे उनका सामने से खींचा हुआ कोई चेहरा नहीं दिखा। ज्यादातर फोटो या तो साइड एंगल से थीं या फिर पीछे से खींची गई थीं। वहां उनके बारे में कोई खास पर्सनल जानकारी भी मौजूद नहीं थी, बस उनके सारे कमाल के प्रोजेक्ट्स, रिसर्च पेपर और पब्लिश की हुई किताबों की लिस्ट भरी पड़ी थी। मैंने अपनी आवाज़ एकदम हल्की की और बड़े ही प्यार से धीरे से उनका नाम दोहराया, शिया यूशिन, जो खूबसूरत नाम है। बिल्कुल उनके उस किलर वाइब वाले स्वैग की तरह ही उनका ये नाम भी बहुत गहरा और शानदार लग रहा था। हालांकि हम दोनों पहले भी कई बार मिल चुके थे, फिर भी हमने एक दूसरे से कभी आपस में अपने नाम तक शेयर नहीं किए थे, लेकिन फिर भी किस्मत से मिली एक अच्छी दोस्त तो मान ही सकते हैं। मिस शिया के उस पूरे कॉलम को मजे से पढ़ने के बाद मैंने फ़ोन घुमा लिया।